भारत में ना युवाओं की स्थिति सुधर जाएगी अगर कम से कम 1 साल के लिए इंस्टाग्राम बैन कर दिया जाए। गया वो जमाना जब आप रट्टा मार के सेलेक्ट हो जाते थे। रोट मेमोराइजेशन इज नो लॉन्गर यूपीएससी का रिक्वायरमेंट। स्टूडेंट, आज तो रील की दुनिया है, इंस्टाग्राम रील्स की दुनिया है। मेरे ख्याल से कितने सेकंड की रील होती है आजकल? 10 सेकंड, 12 सेकंड, इससे ज्यादा आजकल अटेंशन स्पैन रह नहीं गया। स्क्रॉल करते रहते हैं, रात निकल जाती, फिर लगता है यार बहुत टाइम खर्च कर दिया। एक काम करते हैं, पहले कांस्टेबल में भर्ती हो जाते हैं, एसआई का एग्जाम निकाल लेते हैं, फिर यूपीएससी क्रैक करेंगे। वो होता नहीं है स्टूडेंट। ये जो 4 सब्जेक्ट है ना स्टूडेंट, ये एक तरीके से मान लीजिए एक भवन के 4 महत्वपूर्ण पिलर हैं। तो रात को 2 बजे भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे किसी सब्जेक्ट का, तो वो आपको स्पेसिफिकली बनना चाहिए। आपने शुरुआत के 2 साल फोकस नहीं किया तो बाद में तो आपको भुगतना पड़ेगा। आप कभी सोचो ना स्टूडेंट कि ये आईआईटीज के जो स्टूडेंट होते हैं, आईएम्स के स्टूडेंट होते हैं, ये यहाँ आके यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं। इनका कोई लेना देना नहीं रहता पॉलिटिकल साइंस से, सोशियोलॉजी से, कैसे क्रैक कर लेते हैं? मित्रों, निशांत श्रीवास्तव सर, संस्कृति आईएएस के कैंपस में सर का स्वागत है और आप सभी का स्वागत है। सर लगभग 18-20 साल से इस फील्ड में हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में सर को महारत हासिल है। बेसिकली तो इंग्लिश मीडियम के टीचर हैं सर। जितने बड़े संस्थान दिल्ली में हैं इंग्लिश मीडियम के, सब में सर सर्विसेज दे चुके हैं, मतलब आपको पढ़ा चुके हैं। एस्पिरेंट की बात करें तो लगभग 1 लाख या इससे भी ज़्यादा एस्पिरेंट को अब तक गाइड कर चुके हैं सर। अब आपके सामने हैं तो मेरे ख्याल से अब आप सर के गाइडेंस में टीम को लीड भी सर करेंगे और सर सारे डिटेल आपको बताएंगे टीम में और कौन कौन लोग हैं। वर्कशॉप में जैसे सारी बातें की जाती हैं सर आपसे करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, आवाज नहीं आ रही आप लोग की। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बिफोर आई प्रोसीड अहेड विद टुडेज सेशन, प्लीज मेक श्योर दैट आप सबके पास एक ये मैगजीन हमारी तरफ से, मैंने एक मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट करी है आप लोगों को। ये मैगजीन होनी चाहिए एंड यू मस्ट बी हैविंग 1 ब्रोशर ऑफ आवर्स, दिस ब्रोशर, and 2 leaflets which includes our faculty details and a fee structure. So there are total 4 documents along with you. Each and everyone is having it? Okay, fine. So let me start with today's session, student. In today's session, I'll be going to have a brief introduction about 3 things. Number 1, I'll be going to have a discussion related to how we are going to proceed ahead with our general studies program, how you should proceed ahead with your general studies program, what should be your overall strategy. And let me give you a brief introduction of mine, student. I started my academic career in teaching field itself in the year 2006 after completion of my engineering. So from 2006 to 2011, used to teach for common admission test, CAT exam, IM exam at IMS in Delhi itself, IMS CL in Delhi itself. And then from 2011, I've been teaching UPSC aspirant multiple exam itself. From 2011 to 2025, 2025 February, I was there in दृष्टि. So 14-15 साल दृष्टि में दिए और फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पर लीड कर रहा हूँ पूरे आपके जनरल स्टडीज़ के प्रोग्राम को। तो मेरा आज का जो डिस्कशन है स्टूडेंट, वो मैं अपने प्रोग्राम का एक ओरिएंटेशन भी दूंगा आपके बीच में, मैं अपने प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा भी, और बेसिकली मेरे प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन कम है, बेसिकली आपके बारे में सेशन ज़्यादा है ये। सो वील बी गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट डिस्कशन एंड अलॉन्ग विद दैट जब मैं अपना एक पूरा पार्ट शेयर कर लूँगा तो अवर वन वेरी एस्टीम्ड फैकल्टी रवि अग्रहरी सर विल ज्वाइन यू एंड ही विल डेफिनेटली गोइंग टू हैव मोर डिस्कशन विथ यू। तो एक काम करते हैं, सेशन का स्टार्टिंग एक बहुत ही प्रोफाउंड थिंकर से करते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त थिंकर है, फिलॉसफी में बहुत पढ़ते हैं इनको, सार्त्रे, जॉन पॉल सार्त्रे। सो अ वेरी प्रोफाउंड थिंकर इन फिलॉसफी,
John Paul Sartre, and he has given a very beautiful statement. Let me just read it out and then I will explain it to you. I've led a toothless life, he thought, a toothless life. I have never bitten into anything. I was waiting, I was reserving myself for later on, and I have just noticed that my teeth have gone. It's a very profound statement. इस statement का सार ये है स्टूडेंट, इस statement की समरी ये है कि मैं सारी जिंदगी वेट ही करता रह गया, कि मुझे लगता था कि मेरे दांत आएंगे, फिर मैं चबाना सीखूंगा, फिर जब दांत आएंगे चबाना सीखूंगा, फिर मैं कुछ करके दिखाऊंगा, और जब कुछ करके दिखाने का समय आया तो पता चला अब टाइम ही नहीं रह गया है। सो ये सात्रे का जो स्टेटमेंट है ये आपकी एजहुड के लिए ज़्यादा इम्प्लाई होता है। फॉर अ पीपल लाइक मी हु इज़ मोर देन 40 ईयर ओल्ड and for a people like you who are right now into the age group of 20, 25, somewhere around 20, 25 and 2026, आपको जल्दी डिसीजन लेने हैं, फास्ट डिसीजन लेने हैं, और डिसीजन लेकर यह भी निर्णय जल्दी करना है कि डिसीजन कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। सो राइट नाउ दिस पर्टिकुलर स्टेज, आप जिस स्टेज पर अभी बैठे हुए हैं, उस स्टेज को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट सात्रे के इस स्टेटमेंट से हम आगे बढ़ते हैं, और सात्रे के इस स्टेटमेंट को हमेशा अपनी याद रखेंगे कि हमें अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, जल्दी डिसीजंस लेने हैं, और हमें वेट नहीं करना है किसी चीज़ का। सो राइट नाउ स्टूडेंट, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, अगर मैं एक एज ग्रुप निकाल लूँ कि आप लोगों की एज को देखकर मुझे लग रहा है कि आप मोर और लेस आप लोग 20-25 साल के आसपास के हैं। सो राइट नाउ इफ यू आर इनटू द एज ग्रुप ऑफ 20 and 25, आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज राइट नाउ हैविंग दिस सिचुएशन इन योर लाइफ। इस समय ना आपके जीवन में एक प्रॉब्लम चल रही है, एंड दैट प्रॉब्लम इज करियर डिलेमा। एवरी वन ऑफ यू, even I have gone through this stage, you must have been going through this stage right now, the career dilemma. What are the career dilemma? First of all, should I straightforward prepare for civil services exam where the probability is very low? Should I prepare for any other government job? कुछ छोटे मोटे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेते हैं, और भाई आपके प्रयागराज में तो हर चौराहे पर कोचिंग है, चौराहे भी मैंने ज़्यादा बोल दिया है, हर दूसरी गली में कोचिंग है, और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब, नाना प्रकार के जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं उनकी तैयारी करा रहे हैं। तो आपकी लाइफ में ना इस समय कई सारे क्वेश्चंस मार्क चल रहे हैं। नंबर वन, सिंस मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, सो आई कैन इजीली अज्यूम कि उन सारे डिलेमा में एक सबसे प्रमुख डिलेमा होगा सोशल प्रेस्टीज का, कि यार प्रेस्टीज बनानी है, फैमिली की प्रेस्टीज बनानी है, अपना नाम बनाना है, एंड बियॉन्ड दैट आई नीड टू बी हैविंग अ वेरी स्टेबल करियर। सो राइट नाउ यू ऑल आर हैविंग दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट राइट नाउ इन योर माइंड कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लें, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लें, शुड आई गो फॉर एनी अदर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, प्राइवेट सेक्टर जॉब, रिसर्च फील्ड, स्मॉल बिजनेस, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग इन योर माइंड राइट नाउ। बट बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स स्टूडेंट, यू हैव टू पिन पॉइंट फ्यू थिंग्स कि आप करना क्या चाहते हैं। सो यू हैव टू टेक डिसीजन, जस्ट गो बाय दैट पर्टिकुलर सात्रे स्टेटमेंट। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और डिसीजन लेकर उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत तेजी से निकलता है। सो राइट नाउ दिस स्टेज स्टूडेंट, इफ यू हैव करियर डिलेमा, तो वो सारे डिलेमा लिख लो एक जगह, क्योंकि सबसे पहले आप अपने को पहचानने की कोशिश करें। नो योर सेल्फ, नो थाई सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई योर सेल्फ कि दीज आर योर एरियाज, दीज आर योर ग्रेजुएशन मार्क्स, these are your family background, and based upon which you are going to have this or that type of career. और इन सब चीज़ों के बीच में स्टूडेंट, अगर आप गवर्नमेंट जॉब, सिविल सर्विसेज एग्जाम की तरफ चलना चाहते हैं, आगे चलना चाहते हैं, तो यू नीड टू हैव अ 2-3 ईयर रोड मैप। आपको 2-3 साल का एक प्रॉपर रोड मैप रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसी रोड मैप के बारे में मैं चर्चा में करूंगा, और मैं आपका ये जो करियर डिलेमा है इसे थोड़ा बहुत एड्रेस करने की कोशिश करूंगा कि हमारे करियर की जो दुविधाएं हैं उसको इस समय पर कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं। सो राइट नाउ माई फर्स्ट सजेशन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू स्टूडेंट इज, पहले तो नो थाई सेल्फ स्टूडेंट, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने की कोशिश करना पड़ेगी। जस्ट बिकॉज 21 साल के हो गए और गवर्नमेंट एग्जाम की एलिजिबिलिटी हो गई और प्राइवेट सेक्टर की एलिजिबिलिटी हो गई, जॉब करने के लिए मौके मिलने लगे, तो आप ऐसा नहीं कि कूद जाइए किसी भी चीज़ में, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करिए। और एक चीज़ याद रखिए स्टूडेंट, यू हैव टू कीप ऑन अपग्रेडिंग योर स्किल्स। आपको लगातार अपनी स्किल्स अपग्रेड करते रहनी पड़ेगी। आप सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करेंगे तो आपको हर 3 महीने 4 महीने में कुछ अच्छी बुक्स, कुछ अच्छे कंटेंट, कुछ अच्छी आंसर राइटिंग, इन तरफ आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। यू हैव टू कीप ऑन अपग्रेडिंग योर सेल्फ। तो सबसे पहले नो थाई सेल्फ स्टूडेंट, वेयर डू यू स्टैंड राइट नाउ, व्हाट आर योर एस्पिरेशंस, करना क्या चाहते हो। क्योंकि ये मैं कभी नहीं चाहूंगा, आई डू नॉट वांट टू हैव अ सिचुएशन दैट यू एंटर इनटू द एजहुड ऑफ 28, 29 and 30 and you are having nothing in your hand.
और फिर आप ब्लेम करोगे कि यार मैंने डिसीजन खराब लिया। डिसीजन खराब नहीं होते हैं, एग्जीक्यूशन खराब होता है। और एग्जीक्यूशन अगर आपको करना है स्टूडेंट, तो हमेशा अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। तो पहले भूल जाओ कि आप मुझसे, मैं संस्कृति आईएएस को प्रमोट करने के लिए आपको मैंने बुलाया है, मैं ये सब नहीं करूंगा। अभी मेरा पहला इंटरेक्शन आपसे ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो योर सेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ, वॉट डू यू वॉन्ट टू अचीव इन लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ 5-6 ईयर्स। 50 साल की प्लानिंग कर नहीं सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आने वाले कुछ सालों में क्या हो जाएगा। So when you have a at least 3-4 year roadmap clear in your mind, then you will take decision and then you will execute it. And right now, student, I would recommend you that if you are 21-22-year-old, you are a graduate or a postgraduate, and if you want to have, even if you have little bit of aspiration for UPSC exam, then I guess this is the right time to prepare for this exam. Although there is a lot of negativity related to this exam itself, but at the end of the day, अगर आप इसे prepare करना चाहते हैं, तो आप एक प्रॉपर रोड मैप के साथ उतर जाइए स्टूडेंट, और प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। और स्टूडेंट बहुत छोटे और ये लो एस्पिरेशन मत रखो, क्योंकि मैंने देखा है पहली एस्पिरेशन होती है कि एक काम करते हैं, पहले कांस्टेबल में भर्ती हो जाते हैं, एसआई का एग्जाम निकाल लेते हैं, फिर यूपीएससी क्रैक करेंगे। वो होता नहीं है स्टूडेंट। आप जितने एग्जाम आप देखें, आप जितना लो एस्पिरेशन रखोगे ना, उतना ज्यादा आपको कॉम्पिटिशन मिलेगा। यहाँ पर अभी एक कांस्टेबल की भर्ती हो जाए, यूपीएससी यूपीपीसीएस अगर कांस्टेबल एसआई का पोस्ट निकाल दे, या फिर यहाँ पर गवर्नमेंट अगर पोस्ट निकाल दे, तो जितने छोटे एग्जाम रहेंगे वहां पर आपको क्राउड उतनी ज्यादा मिलेगी, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। और आप तो जानते हैं उत्तर प्रदेश भारी भरकम आबादी वाला प्रदेश है, तो ऐसे में आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन मिलेगा। तो हैव अ गुड एम एंड हैव अ एग्जीक्यूशन। और आपको खुद नहीं पता है स्टूडेंट कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है, what type of success you may be going to achieve. So first of all, my suggestion to each and every one of you, whether you join me, do not join me, hardly matter. What really matter is कि आप execute करना सीखिए। लिखिए कि आपका growth mindset क्या, आप achieve क्या क्या करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि लिस्ट बनानी कि मैं LDC भी बनना चाहता हूँ, मैं क्लर्क भी बनना चाहता हूँ, मैं SI भी बनना चाहता हूँ, और मैं भारत सरकार का प्रधानमंत्री या भारत सरकार का एक चीफ सेक्रेटरी भी बनना चाहता हूँ। नहीं, एक प्रॉपर प्रिसाइज प्लानिंग होनी चाहिए। And have a proper planning for at least 3-4 years, and based upon which go ahead. So first of all, know thyself, पहचानिए अपने आप को, and based upon which go for the decision, go for the execution. And student, सबसे पहली बात है कि when you are going to prepare for UPSC exam, especially general studies, तो general studies का preparation आपको एक बहुत अच्छी safety net देता है। इट्स नॉट अबाउट क्रैकिंग ओनली यूपीपीसीएस और यूपीएससी, ये आपको बहुत अच्छी सेफ्टी नेट देगा स्टूडेंट। इफ यू आर गोइंग टू डेडिकेट योर सेल्फ 1 year, 1.5 year, 2 year वेरी सिंसियरली फॉर योर जनरल स्टडीज प्रिपरेशन, तो आपको बहुत अच्छी सेफ्टी नेट मिलती है। कैसे? क्योंकि यूपीएससी के जीएस को अगर आप सिंसियरली प्रिपेयर करते हो, तो यूपीपीसीएस, एसएससी सीजीएल, सीएपीएफ, आरबीआई ग्रेड बी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, बैंकिंग एग्जाम, इन सब में जो इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपकी अप्रोच के अंदर आ जाएंगे। तो इनिशियली इफ यू आर गोइंग टू डेडिकेट योरसेल्फ 1.5 year, 2 year वेरी सिंसियरली फॉर दिस एग्जाम, विच मींस जनरल स्टडीज एग्जाम, तो आपके डोर ओपन हो जाएंगे स्टूडेंट। और जब आपके डोर ओपन हो जाते हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट कोट यू वन एग्जाम्पल। अभी 26 जनवरी की रिपब्लिक डे परेड कंप्लीट हुई। उस रिपब्लिक डे परेड में सबसे स्पेशल क्या था स्टूडेंट, बताइए कुछ अगर ऑब्जर्व किया हो। रिसेंटली अभी राजपथ पर, अब जैसे हम कर्तव्य पथ कहने लगे हैं, उसमें जो रिपब्लिक डे अभी जो परेड कंप्लीट हुई है, उसमें सबसे स्पेशल चीज क्या लगी आपको? अब तो लोग देखते भी नहीं है ऑब्जर्व, क्योंकि हर साल का है, कौन देखे, ध्यान भी नहीं देते हैं। सिमरन बाला, दैट पर्टिकुलर 26-year-old वुमेन, असिस्टेंट कमांडेंट ऑफ सीआरपीएफ। अगर वो असिस्टेंट कमांडेंट है सीआरपीएफ की, तो उसने कौन सा एग्जाम निकाला होगा? उसने सीएपीएफ निकाला होगा। एंड शी वॉज लीडिंग अ कंटिजेंट ऑफ 140 सीआरपीएफ पर्सनल। कितने प्राउड की बात है, अ गर्ल फ्रॉम जम्मू 26-year-old क्रैक द एग्जाम एट द एज ऑफ 23। तो लोग सीएपीएफ कैसे क्रैक करते होंगे, आरबीआई का ग्रेड भी कैसे क्रैक करते होंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम कैसे क्रैक करते होंगे, वो एक समय पे जीएस की बहुत प्रॉपर स्टडी करते हैं। और वो प्रॉपर जनरल स्टडीज की एक बार फाउंडेशन, 10 बार फाउंडेशन नहीं बनता है, फाउंडेशन इज ऑलवेज फॉर वन टाइम।
एक बार आपने फाउंडेशन बना लिया, वंस यू हैव प्रिपेयर्ड अ फाउंडेशन फॉर वन टाइम, इट इज गोइंग टू बी देयर टिल इटर्निटी। बहुत लंबे समय तक वो फाउंडेशन आपके दिमाग में रहेगा और धीरे धीरे एग्जाम एक्सप्लोर करते रहेंगे। ये जितने लोग यूपीपीसीएस के अधिकारी बनते हैं, ये जितने लोग बाकी बैंक पीओ वगैरह निकालते हैं, उन्होंने किसी एक ना एक समय जीएस की बहुत प्रॉपर स्टडी की रहती है। और जब जीएस की प्रॉपर स्टडी से जो बेंचमार्क तैयार होता है तो उससे आपके ऑप्शन एरिया खुल जाते हैं। तो वही चीज आपको करनी है, यू हैव टू इंक्रीज योर ऑप्शन एरिया। सो माय सजेशन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज, आप जिस लाइफ की इस स्टेज में बैठे हैं, अपना ग्रेजुएशन मार्क्स से लेकर सबको लिखना चालू करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए और आप ये सोचिए कि मुझे किन किन एग्जाम्स में अपीयर करना है। और उन सब एग्जाम में अगर आपको अपीयर करना है तो उसमें एक दरवाजा खुलता है स्टूडेंट, इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द जनरल स्टडीज एग्जाम या जनरल स्टडीज प्रोस्पेक्ट। और अगर प्रॉपर यूपीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें प्रिपेयर होगी। ऑफ कोर्स कुछ और एग्जाम के लिए पढ़ेंगे तो कुछ और स्पेशली बीच बीच पे तैयारी करते रहनी पड़ेगी। बट लाइफ में अब तो आप समझ गए होंगे कि आपको कई सारी 2-3 चीजें इकट्ठे साथ में लेके चलनी पड़ेंगी। जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स जो हैं अपनी नौकरी के साथ साथ घर परिवार भी चलाते हैं, उसी तरीके से आपको भी 1-2 एग्जाम साथ में लेके चलने पड़ेंगे। आप एक एग्जाम के भरोसे नहीं रह सकते। और जीएस की प्रिपरेशन अगर आपने प्रॉपरली कर ली स्टूडेंट, तो आपके ऑप्शन एरिया बहुत खुल जाएंगे। तो मेरा आप लोगों को अब तक के 10 मिनट का सारा जो समरी है वो ये है, नंबर 1, हैव बिग एस्पिरेशन, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आइडेंटिफाई योरसेल्फ मतलब परिवार का बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारी एस्पिरेशन क्या है, और उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक रोड मैप बनाओ 3-4 साल का, कि पहले मुझे 2027 का यूपीपीसीएस यूपीएससी एग्जाम अपीयर करना है। एक अटेम्प्ट देने के बाद में यहां पर कुछ जॉब्स आएंगी, उनमें मैं अपीयर करूंगा और उसके अकॉर्डिंग मुझे आगे बढ़ना है। तो इस रोड मैप के अकॉर्डिंग बढ़ना चालू कर दिए और आप बिल्कुल नहीं जानते कि विद इन 3 और 4 ईयर वेयर यू विल लैंड अप। सो देयरफॉर माय सजेशन टू यू इज, टेक अ गुड डिसीजन, एग्जीक्यूट इट। जल्दी डिसीजन लो, एग्जीक्यूट करना चालू करो। जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन पे फोकस बना के लगातार पढ़ना स्टार्ट कर दो और फिर धीरे धीरे जो एग्जाम्स आते चले जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव अ टारगेट फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस, और फिर धीरे 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 कर आप बाकी एग्जाम्स की तरफ आगे बढ़ना चालू कर दो। और 3-4 साल में देखिएगा, यू नेवर नो कि आप किस सक्सेस को अचीव कर लें। और इसलिए मैंने आप लोगों को कहा है स्टूडेंट कि जीएस की प्रिपरेशन करना ये ब्रिज के रूप में काम करता है, क्योंकि जीएस और जीके का फाउंडेशन जो होता है वो लगभग हर जगह यूज होता है। तो जीएस और जीके के फाउंडेशन को बेस बनाओ और धीरे धीरे कर कर आप यूपीएससी यूपीपीसीएस इन सब की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करो। और समय के साथ धीरे धीरे मैच्योरिटी भी आएगी। यू विल डेफिनेटली गोइंग टू हैव लॉट बीइंग मैच्योर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो धीरे धीरे कर कर आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। तो मेरा सजेशन है, have a benchmark of 3-4 years and start preparing for your general studies. If you have even an iota of aspiration for you government job exam, सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए एक थोड़ी बहुत भी एस्पिरेशन है, विच आई बिलीव है, तो आपके लिए अच्छा डायरेक्शन है आगे बढ़ने का। और वो देखिए ना, वो 26 ईयर ओल्ड गर्ल जब वो असिस्टेंट कमांडेंट बनने के बाद 140 लोगों को लीड कर सकती है, तो उसने भी तो किसी लाइफ में किसी समय ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसने झोंक दिया होगा अपने आप को 1-1.5 साल के लिए। उसको भी नहीं पता होगा कि वो कर्तव्य पथ पर 140 लोगों की सीआरपीएफ जैसी इतनी स्पेशल हमारी पैरामिलिट्री फोर्स को लीड करने की कोशिश करेगी। तो भविष्य में क्या छुपा हुआ है, नोबडी नोज। लेकिन आज आपको एप्रोप्रिएट डिसीजन लेने पड़ेंगे, और एप्रोप्रिएट डिसीजन गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रिपेयर जनरल स्टडीज इन अ वेरी वाइज मैनर। और जब आप जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन करते हैं तो एक बड़ा असर देखने मिलता है। ये दुनिया की बड़ी फेमस किताब है स्टूडेंट, डेविड एप्स्टीन की रेंज, बड़ी फेमस किताब है ये। इस किताब का सारांश क्या है स्टूडेंट? इस किताब का सारांश है कि अगर आपको कैंसर स्पेशलिस्ट भी बनना हो ना, इवन इफ यू वांट टू बिकम अ ऑन्कोलॉजिस्ट। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको ऑन्कोलॉजिस्ट भी बनना है, तो अगर आप ऑन्कोलॉजिस्ट बन भी जाते हैं तो क्या आपको मेडिसिन का जानकारी नहीं होना चाहिए? क्या आपको हार्ट का, कार्डियोलॉजी का जानकारी नहीं होना चाहिए? इंटरनल मेडिसिन का जानकारी नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और अभी क्या है स्टूडेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया चल रही है, एआई की दुनिया चल रही है, लेकिन एआई की दुनिया के होने के साथ साथ आपको बाकी फिजिक्स, बाकी मैथमेटिक्स और बाकी सारे डोमेन का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो लोग कहते जरूर हैं कि आजकल पूरे वर्ल्ड में स्पेशलिस्ट लोगों की डिमांड है, बट स्पेशलिस्ट लोगों को भी जनरलिस्ट होना पड़ता है। तो इफ यू वांट टू टारगेट आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, विच इज अ स्पेशलिस्ट एग्जाम,
इफ यू वांट टू टारगेट एसएससी एग्जाम विच इज स्पेशलिस्ट एग्जाम बिकॉज उसमें मैथमेटिक्स का बहुत वेटेज है, इवन इफ यू वांट टू टारगेट एनी पर्टिकुलर एग्जाम स्टूडेंट, यू नीड टू हैव अ जनरलिस्ट अप्रोच, और उसमें आपको जीएस की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा आप लोगों को हम्बल सजेशन रहेगा, दिस इज माय हम्बल सजेशन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, वेदर यू ज्वाइन मी, डू नॉट ज्वाइन मी, हार्डली मैटर। सबसे ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट, जीएस की प्रिपरेशन को बेस बनाओ। अगर छोटी से छोटी नौकरी से लेकर बड़ी से बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की तरफ टारगेट करना है, बिना जीएस के स्ट्रांग फाउंडेशन के वो होगा नहीं आपसे। तो जीएस के फाउंडेशन की तरफ आगे बढ़िए, और आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप एक जनरलिस्ट अप्रोच के थ्रू धीरे धीरे कर एक स्पेशलाइज अप्रोच की तरफ चले जाएंगे और एक स्पेशलाइज एग्जाम को क्रैक करने की तरफ आगे चले जाएंगे। यू वांट टू क्रैक अ वेरी स्पेशल बैंक पीओ एग्जाम, you want to crack a very special SSC exam, you have to put your focus onto the general studies. तो जीएस के एग्जाम में, जीएस के एरियाज पे प्रिपेयर करने की स्ट्रैटेजी बना के आगे बढ़ना है। तो अब तक ये तो समझ में आ गया कि डिसीजन जल्दी लेने हैं, अपने आप को पहचानना है, 3 से 4 साल का रोड मैप रखना है, जीएस को बेस बनाना है। लेकिन जीएस को बेस बनाने में कौन कौन सी इंटरनल स्ट्रैटेजी होंगी, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन टू इट। तो इस चीज पर मैं एक डिस्कशन करता हूं। पहले मैं थोड़ा सा यूपीएससी की बात करता हूं, क्योंकि बाय एंड लार्ज माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज इज इनटू द फील्ड ऑफ यूपीएससी इटसेल्फ। तो बड़ा परेशान करने वाला एक फिगर आपको दिखता है, 14 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। यकीन मानो स्टूडेंट, 80% लोग उसमें नॉन सिंसियर स्टूडेंट होते हैं। फॉर्म की कोई कॉस्ट तो होती नहीं है, 21 साल न्यूनतम एलिजिबिलिटी है, 21 साल के हो गए, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो आप एग्जाम में अपीयर हो जाओगे। और लोग क्या है, पहले दूसरे अटेम्प्ट में केवल और केवल एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं, और 2 अटेम्प्ट के बाद आधे से ज्यादा लोग बोल देते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। आई डू नॉट वॉन्ट यू इन अ सिचुएशन कि आप हवा में तीर चलाएं। हैव योर फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट एज योर फाइनल अटेम्प्ट, हैव योर फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट एज द सिंसियर अटेम्प्ट। तो कंपटीशन में ना, ये शुरुआत की नीचे की 3-4 फिगर देखो ही मत कि 14 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, अभी आने वाला है नोटिफिकेशन, अभी होल्ड पे रखा हुआ है, नोटिफिकेशन आने वाला है 26 के लिए। ये कोई मायने नहीं रखता स्टूडेंट, 13.5 लाख फिगर। और इसमें आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, वो फिगर भी मायने नहीं रखते। क्यों? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये एग्जाम की अप्रोच बिल्कुल अलग है। और गए वो दिन जब केवल आईआईटी के लोगों का डोमिनेंस हुआ करता था, आज बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज के लोगों के स्टूडेंट्स एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। कंपटीशन है ना 60-70 हजार लोग तक है केवल। कंपटीशन इज ओनली लिमिटेड टू 60-70,000, बिकॉज 2-3 महीने के बाद ही लोग गिव अप करने लगते हैं। आई होप आप में से ऐसा कोई कुछ भी नहीं करेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट, माय सजेशन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ये 14 लाख और 15 लाख की भीड़ देख के घबराना मत। यूपीएससी के एग्जाम में 80% लोग नॉन सिंसियर स्टूडेंट होते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डोंट गेट बॉक्ड डाउन बाय दिस नंबर, परेशान मत हो ना इस नंबर को देखकर। नंबर है ना ले दे के यहां पर आता है। दिल्ली में तैयारी करने वाले, प्रयागराज में तैयारी करने वाले, और कुछ अच्छे रीजनल सेंटर में तैयारी करने वाले, और कुछ सेल्फ स्टडी करने वाले लोग, वो करीबन 60-70 हजार लोग हैं। उनमें से करीबन 15,000 लोगों का प्रीलिम्स निकलता है, उनमें मेंस जो लोग लिखते हैं उसके बाद करीबन 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय सजेशन इज, कंपटीशन का ओवरऑल नंबर मत देखो, वो फिगर देखो जो सिंसियर स्टूडेंट है। लोग सालों साल तैयारी करते रहते हैं, और सालों साल तैयारी करने के बाद उनको पता चलता है कि हमारी प्रिपरेशन एप्रोप्रिएट नहीं, क्योंकि बेस ठीक नहीं है। सो माय सजेशन इज, 15 लाख का फिगर देख के डरना मत। 60-70 हजार के बीच में जेन्युइन कंपटीशन है। उस जेन्युइन कंपटीशन में आई होप यू आर गोइंग टू बी देयर। तो उसके लिए जरूरी है कि जब आप एग्जाम अपीयर करने जाएं, सो यू नीड टू हैव अ 1-1.5 ईयर रोड मैप, और उसमें लगातार 1-1.5 साल आपने बहुत जेन्युइन तरीके से स्टडी करी हो। तो ये फिगर को अगर हम ध्यान में रखें, तो उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेट्स से दैट आई एम गोइंग टू गो अहेड विद द यूपीएससी प्रिपरेशन और यूपीपीसीएस प्रिपरेशन। तो अब मेरी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? नंबर 1, आपको ना कंपटीशन और सिलेबस की प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। कंपटीशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फिगर ना 14 लाख का फिगर दिमाग से निकाल दो, 1 लाख का फिगर अपने दिमाग में रखो, 1 लाख। और अगर आप 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने कंसिस्टेंट पढ़ाई करते रहोगे, आप उस 1 लाख से धीरे धीरे अंडर 50,000 आने लगोगे। और 2 साल की कंसिस्टेंट मेहनत के बाद आप अंडर 20,000 आने लगोगे। और स्टूडेंट, आप सब स्टूडेंट हो, आपने भी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा, 12th निकाला होगा, 10th निकाला होगा। आपको भी ना एग्जाम के पहले पता चलने लगता है कि यार
मेरे कितने परसेंट आएंगे। वो अंदर से ना पता चलने लगता है कि मेरी क्या पोटेंशियल है, मैं 90 वाला हूं या 70 वाला हूं या 80 वाला हूं, पता चलने लगता है, या धक्के मार के पढ़ाई कर रहा हूं। आई होप लाइफ की जिस स्टेज पर आप हो अब आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि 12वीं में 65 आ जाए चलेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं तो ले ही लेंगे। ग्रेजुएशन में सेकंड डिवीजन पास हो गए चलेगा, क्योंकि ठीक है आगे कुछ करना ही करना है। यहां पर कोई डिवीजन नहीं है, यहां पर इधर यू आर इन और यू आर आउट। और अगर आपको इन होना है तो आपको धीरे धीरे कंसिस्टेंट रहते हुए आगे बढ़ना है। तो कंपटीशन देख के घबराना मत स्टूडेंट, इट्स ओनली लिमिटेड टू 60-70,000 पीपल। और वो लोगों के लिए जो 2 साल का प्लान लेकर चलते हैं, प्रॉपर स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन करते हैं, दे क्रैक दिस एग्जाम स्टूडेंट। अभी रिसेंटली स्टूडेंट, वन ऑफ माई स्टूडेंट फ्रॉम गुजरात, ही यूज्ड टू डू माई एकेडमिक सेशन विथ मी एंड उसने 3-4 अटेम्प्ट दिए स्टूडेंट, उसका 3-4 अटेम्प्ट में नहीं हुआ सिलेक्शन उसका यूपीएससी में, बट बिकॉज उसका बेस बहुत अच्छा था, जनरल स्टडीज का फाउंडेशन बहुत अच्छा था, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी। तो अभी उसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जो पेटेंट अथॉरिटीज होती है, पेटेंट अथॉरिटी में उसका पोस्ट हो गया, सिलेक्शन हो गया, एंड इट्स अ गजेटेड पोस्ट। सो ही जस्ट रैंग मी अप, उसने मुझे कॉल किया और बोला कि सर 3-4 साल मेहनत करी, ऐसा लगने लगा था सारी मेहनत बेकार चली जा रही है, लेकिन सर जो फाउंडेशन बनाया था ना उसका फायदा मिल गया कि मैं पेटेंट ऑफिस में मैं गजेटेड ऑफिसर के रूप में सिलेक्ट हो गया। और आप जानते हैं जीवन में सफलता केवल एक बार चाहिए होती है, असफलता तो बार बार आती है। कभी कभी तो खुद पे डाउट होने लगता है, साला मैं पैदा ही क्यों हुआ, वो डाउट आने लगता है धीरे धीरे। लेकिन सफलता अगर आपके पास लाइफ में एक बार सफल, यू ओनली नीड टू गेट सक्सेस वंस इन अ लाइफ टाइम। अरे भाई एक ही बार मेरिट लिस्ट में आना है, उसके बाद कोई छीन थोड़ी ना सकता है। एक ही बार आना है आपको सक्सेसफुल आपको एक ही बार होना है। और एक ही बार अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको ये 4 चीजें करनी पड़ेंगी। नंबर 1, you need to know the competition, which I have told you, limited to few people. You need to understand the syllabus, have a 2-year academic plan at least, और फिर प्रॉपर स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन के साथ आगे बढ़ते रहो। तो अब बात आती है कि सर करेंगे कैसे। सर ये तो समझ में आ गया, 2 साल का रोड मैप चाहिए, करेंगे कैसे, हाउ वी विल गो अहेड, और एज ए इंस्टीट्यूट मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। तो जरा कुछ नंबर्स देखते हैं। ये ना एक कट ऑफ है स्टूडेंट, मैंने पिछले 5 साल का कट ऑफ एक बेंचमार्क के रूप में तैयार कर दिया है। प्रीलिम्स के ये 100 मार्क्स में कट ऑफ है, 98, 99 और फिर धीरे धीरे 75। 2023 was a very difficult UPSC exam, and then in the year 2024 it was around 87.98 marks out of 200, यानी कि करीबन 45 से 50 क्वेश्चन करेक्ट करने। सुनने में इजी लगता है, वहां हाथ पांव फूल जाते हैं करने में। तो एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, और खास करके प्रयागराज के स्टूडेंट्स के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा। गया वो जमाना जब आप रट्टा मार के सिलेक्ट हो जाते थे। रोट मेमोराइजेशन इज नो लॉन्गर यूपीएससी का रिक्वायरमेंट, और अब जो रिक्वायरमेंट है वो नॉलेज बेस्ड से लेकर एप्लीकेशन बेस्ड है। दिन प्रतिदिन आप एआई सुन रहे हो, तो जनरेटिव एआई और एडाप्टिव एआई का एप्लीकेशन यूज किया है। ठीक, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन तीनों में क्या बेसिक फर्क है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपके डेफिनेशन बेस्ड नहीं है, एप्लीकेशन बेस्ड है। तो एप्लीकेशन बेस्ड करने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, सिंसियरली पढ़ना पड़ेगा, और जिम्मेदारी मेरी भी है, जो कि पढ़ाने वाला भी सिंसियर होना चाहिए और पढ़ने वाला भी उसके साथ सिंसियर होना चाहिए। तो आपको ना शुरुआत से ही जब आप 2 साल का रोड मैप बनाएं तो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना है कि रट्टा नहीं मारना है, एनसीईआरटी नहीं रटनी है, मुझे कुछ चीजें डेफिनेशन के साथ साथ एप्लीकेशन बेस्ड पढ़नी है, ताकि धीरे धीरे कर मैं ये 90-95 नंबर का स्कोर क्रिएट करने लगूं। तो इसलिए आपको इस तरीके से आगे बढ़ना होगा स्टूडेंट। तो ये जरा इस प्रीलिम्स के कट ऑफ को देखिए, एक कंसिस्टेंसी तो देख रही है। अगर मैं एक एवरेज ले लूं तो मैं मान के चलता हूं 90 मार्क्स, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता है, लेकिन 90 मार्क्स के आसपास आपके प्रीलिम्स में रहते हैं। और अगर आप मेंस को देखेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर दिखेगा। जरा मेंस के कट ऑफ देखिए। मेंस का मतलब है आपका ऑप्शनल पेपर 500 नंबर का, जीएस पेपर 1000 नंबर का, और निबंध ऐसे राइटिंग। उसमें आप देखिए जरा 750, 736, 745, 729, इसमें आपको एक कंसिस्टेंसी दिख रही है। 750 के आसपास का बेंचमार्क है, ये सर नो। इसलिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है स्टूडेंट, मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया है। ये प्रेजेंटेशन मैं अपनी टीम को बोलूंगा यूट्यूब पर भी डाल देगी। ये प्रेजेंटेशन आप लोगों को मैं मैसेज भी करवा दूंगा, मैं ये प्रेजेंटेशन आप लोगों को पीडीएफ फाइल भेजवा दूंगा, ताकि आप जहन में रखेंगे इस चीज को। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन डाली है ये कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में ना कट ऑफ जो है
वो बड़ा वॉलेटाइल है बिकॉज डिफिकल्टी लेवल कीप्स ऑन चेंजिंग। बट इन मेंस एग्जाम पैटर्न इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न है। अगर 10 महीने एडिटोरियल्स अच्छे से पढ़े हैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के, और साथ ही साथ स्टूडेंट आपने मैगजीन्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करी है, यू विल बी इन अ वेरी बेटर पोजीशन टू क्रैक दिस एग्जाम। क्रैकिंग मेंस इज स्लाइटली इजियर देन क्रैकिंग प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, ऊपर नीचे कट ऑफ होता है, डिफिकल्टी लेवल वेरी करता है, क्योंकि उसमें उन लोगों को छटनी करनी है, नॉन सिंसियर कैंडिडेट्स को अलग करना है। और यहां पर स्टूडेंट नॉन सिंसियर कैंडिडेट्स नहीं, सिंसियर कैंडिडेट है मेंस में, तो कट ऑफ देखो एक पैरेलल है करीबन 750 के आसपास। तो आपकी जो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन में आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों को बेंचमार्क बना के आगे बढ़ना। 2 साल का शानदार रोड मैप लेके चलो। आप रोड मैप अपनी फैकल्टी के साथ शेयर करो। फैकल्टीज आपको हमेशा एक कदम आगे बढ़ के ट्रेंड करने के लिए तैयार है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द स्टूडेंट मेरी पहचान आप ही लोगों से तो है। मैं जो कुछ भी हूं या जो कुछ भी नहीं हूं या जो कुछ भी होगा, उसके लिए आप लोगों को दूर छोड़ के कहीं जा सकता हूं मैं? कहीं नहीं जा सकता हूं मैं। So once you are going to ask me or the other respective faculty member, they would love to help you out. पर आगे आपके घर थोड़ी ना जाएगा वो। आप आइए, बैठिए, अपना रोड मैप बताइए और बिल्कुल हेल्प करेगा। और who knows a student कि आप पता नहीं कोई अद्वितीय सफलता हासिल कर ले अपनी जीवन में। तो इसलिए स्टूडेंट यहां पर पहले एग्जाम को समझ लीजिए। नंबर 1, कंपटीशन इज लिमिटेड, इट इज नॉट रिलेटेड टू 15 लाख, इट इज रिलेटेड टू 60-70,000। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने प्रीलिम्स मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करी हो, 2 साल का रोड मैप फॉलो किया हो, तो स्टूडेंट आप प्रीलिम्स और मेंस में वोलेटिलिटी होने के बावजूद आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और ये मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि मेंस में कंसिस्टेंट कट ऑफ जाता है, प्रीलिम्स में इनकंसिस्टेंट कट ऑफ जाता है। प्रीलिम्स ज्यादा मुश्किल चीज है, क्योंकि प्रीलिम्स में मौके नहीं मिलते। प्रीलिम्स में आपको बहुत स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहली तो ये चीज है कट ऑफ के बारे में। दूसरी चीज है स्टूडेंट कि हाउ एज एन इंस्टीट्यूट, मेरा जो इंस्टीट्यूट है संस्कृति आईएएस, वो आपकी क्या मदद कर सकता है, वो आपका क्या हेल्प कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, वी गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल टीम, जिसका मैं इंट्रोडक्शन अभी बिल्कुल एंड में दूंगा आपको। और साथ ही साथ स्टूडेंट, हमने एक पूरा रोड मैप तैयार करके रखा हुआ है, हम उस रोड मैप के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे। क्लासेस देखो स्टूडेंट, यूपीएससी के लिए पढ़ना ये कोई हवा चीज नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है यार। एनसीईआरटीज पढ़ के लोग पढ़ाते हैं, एनसीईआरटीज का डिस्कशन आपसे करते हैं। टीचिंग इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग व्हेन इट कम्स टू द यूपीएससी एग्जाम। व्हाट रियली डिफिकल्ट इज हाउ यू आर इंटरकनेक्ट ऑल दोज टॉपिक्स, क्योंकि सारे टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड हैं। उनको आप कैसे हेल्ड करते हो और स्टूडेंट के साथ आप कितना मेहनत करते हो। स्टूडेंट को चिजल करना पड़ता है, नक्काशी की तरह पूरी धीरे धीरे कर उसको एक नया आकार देना पड़ता है। और नया आकार आप तभी दे पाएंगे जब आप स्टूडेंट के साथ होमवर्क करेंगे। तो मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर 15-16 महीने का एक होमवर्क किया है। हर 10 दिन में आपका एक टॉपिक कंप्लीट होगा, उसके बाद एक छोटा सा 15-20 क्वेश्चन का टेस्ट, फिर एक आधे घंटे का फुल लेंथ टेस्ट, 2-3 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस के लिए। इस तरीके से हम इन्वॉल्व होते रहेंगे आपके साथ। इसमें 2 चीजें होंगी, एक तो नॉन सिंसियर कैंडिडेट तुरंत छोड़ के भाग जाते हैं, फीस देने के बावजूद नहीं आते, उनको लगने लगता है कि हाँ ठीक है दे दी, फीस नहीं हो पा रहा मुझसे, छोड़ देते हैं। और जो लोग आते रहते हैं, कंसिस्टेंटली आते रहते हैं, दे क्रैक द एग्जाम, लगे रहने के बाद वो आ जाते हैं। 2 साल का रोड मैप स्टूडेंट, आज तो रील की दुनिया है, इंस्टाग्राम रील्स की दुनिया है। मेरे ख्याल से कितने सेकंड की रील होती है आजकल? 10 सेकंड, 12 सेकंड, इससे ज्यादा आजकल अटेंशन स्पान रह नहीं गया। स्क्रॉल करते रहते हैं, रात निकल जाती, फिर लगता है यार बहुत टाइम खर्च कर दिया। होता है ना, ये मेरे साथ भी होता है। वैसे मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूं भाई, क्योंकि इंस्टाग्राम, मेरे ख्याल से तो भारत में ना युवाओं की स्थिति सुधर जाएगी अगर कम से कम 1 साल के लिए इंस्टाग्राम बैन कर दिया जाए। तो सब काम धाम पे लग जाएंगे। अभी तो रील बनाने में मस्त रहते हैं। वो क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया में एक शब्द चलता है ना, रील पुत्र। तो आज की दुनिया में स्टूडेंट, युवाओं का और इवन ओल्ड एज लोगों का अटेंशन स्पान नहीं रह गया। 10 सेकंड के बाद दूसरी रील, आर्टिकल्स नहीं पढ़ते, एडिटोरियल नहीं पढ़ते। आप देखो ना स्टूडेंट, अखबार वाले से पूछना आप कि आजकल लोग अखबार पढ़ते हैं? आप लोग बताइए, आजकल लोग अखबार पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं, सबका व्हाट्सएप ज्ञान है। और ऐसी दुनिया में अगर आप 1-1.5 साल कंसिस्टेंट होकर तैयारी करने लगो स्टूडेंट, एडिटोरियल्स पढ़ने लगो, मैगजीन्स पढ़ने लगो, नोट्स बनाने लगो, तो यार कौन नहीं जानता कि 2 साल बाद आपकी पोजीशन सुधर जाएगी।
पेशेंस तो रखो स्टूडेंट 2 साल। देखो यार, ग्रेजुएशन तुमने कैसे किया है मुझे भी पता है, लोग ग्रेजुएशन कैसे करते हैं, मैं अभी इंजीनियरिंग कैसे किया मुझे पता है। ग्रेजुएशन में सब चल जाता है। आप मत भूलना, आप 21 साल के हो चुके हो, अब आपके पास विकल्प नहीं है, ना गर्ल्स के पास विकल्प है ना बॉयज के पास विकल्प है, और चुनौती दोनों के जीवन में है। यू हैव अ वेरी स्पेसिफिक एज, आपको यहां 3-4 साल में करके दिखाना है, नहीं तो अदरवाइज यूल बी गोइंग टू हैव योर पेरेंट्स हु आर गोइंग टू आस्किंग फॉर यू, क्योंकि पेरेंट्स आपको प्रेशर करने लगे कि यार हमें भी अपनी जिम्मेदारी से निवृत्त होना है। समझ गए ना? इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं 2 साल का रोड मैप रखिए, और 2 साल के रोड मैप में भरपूर तैयारी करिए। उसमें एज एन इंस्टीट्यूट, आई प्रॉमिस यू स्टूडेंट, एज एन इंस्टीट्यूट वी विल डेफिनेटली गोइंग टू बी स्टैंड विथ यू एट एवरी मोमेंट। और मैं आपको यह भी कह रहा हूं स्टूडेंट, मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मैं ये कहूं कि बस मेरा पढ़ाया हुआ से आप पढ़ लीजिए और सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, शायद नहीं भी होगा, लेकिन नहीं भी होने के बावजूद स्टूडेंट अगर लाइफ में सही रोड मैप रखा ना, तो जो डिसिप्लिन आएगा, जो अनुशासन आएगा, उससे आप बाकी चीजों में कदम रख सकते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, आप किसी आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम जिसने क्रैक किया उससे पूछना। अभी आरबीआई की एक पोस्ट निकली है 550 करीब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक पोस्ट निकली है 550 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें केवल ग्रेजुएशन चाहिए है। वो पोस्ट शायद क्लास 3 पोस्ट है, लेकिन आरबीआई की क्लास 3 पोस्ट का जो उसका पे पैकेज है बहुत सम्मानजनक पोजीशन है। जो लोग वो एग्जाम निकालेंगे ना, उनमें से मैक्सिमम लोग वो रहेंगे जिसने किसी कभी स्टेज पर यूपीएससी जीएस की पढ़ाई करी होगी। ऐसे कोई हवा चलते एग्जाम नहीं निकाल सकता। और इंडिया में जहां छोटी छोटी नौकरियों के लिए लाखों लोग आ जाते हैं, इसलिए आप लोगों को 2 साल का रोड मैप रखना होगा। So have a roadmap for 2 years, prepare GS very sincerely, work with your faculties, work with your mentors and teachers, and let's wait for the result. तो मेरा सजेशन है स्टूडेंट कि एक ब्लूप्रिंट बनाकर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आज आप लोगों को अपनी मैगजीन्स भी डिस्ट्रीब्यूट करी है, मैगजीन्स भी मैंने ही अपनी टीम के साथ तैयार करवाई है, उसका डिस्कशन भी मैं आपके साथ करूंगा। हमारा पूरा एक एकेडमिक प्लान है 15-16 महीने का। उस पूरे 15-16 महीने में स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग कैपेसिटी को डेवलप करना और आप लोगों के साथ मेहनत करना। और आप लोग सजेशन देते रहोगे, बीच बीच में नई चीजें ऐड करते चलेंगे। कोई पत्थर की लकीर थोड़ी ना कि यहां पर जो खड़ा है वो पढ़ाएगा वही सब कुछ है। आपके सजेशन के अकॉर्डिंग चेंज भी करते रहेंगे जो आपको बेहतर लगेगा। सो बट वन थिंग इज वेरी श्योर, यू नीड टू हैव अ डेडिकेशन फॉर 2 years। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि 2 महीने बाद इंस्टेंट रिजल्ट आने लगेगा और मैं जाके सीधे एग्जाम क्रैक कर दूंगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। हैव अ 2 year डेडिकेशन फॉर यूपीएससी। आफ्टर 2 year अपीयर इन योर एग्जाम, then appear in other exams, and this is how you should proceed ahead and have a sincere attempt of 2-3 attempts। इसके अकॉर्डिंग बढ़ना होगा। तो ये है ना, मेरी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको हमारा पूरा एकेडमिक प्लान टीचर सेंट्रिक है। होता क्या है, मैंने जो इंस्टीट्यूट में ऑब्जर्व किया है, टीचर कुछ और पढ़ा रहा है, नोट्स कुछ और है। होता है ना ये चीजें। टीचर का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 चल रहा है और नोट्स में चैप्टर 18, चैप्टर 19 की बात हो रही है। तो देयर इज नो सिंक्रोनाइजेशन। तो हमारे यहाँ पूरा प्लान फैकल्टी सेंट्रिक है। फैकल्टीज जो पढ़ाएंगे उसी के अकॉर्डिंग नोट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे और उसके अकॉर्डिंग हम चलने की कोशिश करेंगे। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, पूरे सिलेबस में ना सबसे पहले माइक्रो टॉपिक छोड़ दो, मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग रखने की कोशिश करो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में 4 या 5 इंपॉर्टेंट एरिया हैं और उन्हीं इंपॉर्टेंट एरिया को 8-9 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो जीएस के 4 पेपर हैं स्टूडेंट, और जीएस के जो 4 पेपर है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी पहला पेपर में, सोशल इशू, इंडियन सोसाइटी पहले पेपर में, टेक्नोलॉजी, इंडियन इकोनॉमी पेपर 3 में, बायोडाइवर्सिटी पेपर 3 में, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस ये एक पेपर 3 में, और साथ ही साथ एथिक्स के पेपर में। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन नॉट प्रिपेयर इंस्टेंटेनियसली फॉर ऑल पेपर टुगेदर। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट व्हाट दे डू कि पहले कभी पेपर 1 करा दिया, फिर बीच में एकदम से पेपर 2 करा दिया, फिर पेपर 3 करा दिया। रैंडम क्लासेस करना है क्योंकि कंप्लीट करना है सिलेबस। नहीं स्टूडेंट, एक प्रॉपर ऑर्डर में चलना होगा। पहले पॉलिटी पढ़ें, पॉलिटी के बाद स्टूडेंट सोशल जस्टिस, सोशल इश्यूज पढ़ें, पहले हिस्ट्री पढ़ें, हिस्ट्री के बाद फिर बाकी टॉपिक्स पढ़ें। इस तरीके से इंटीग्रेट करना होगा। तो अंडरस्टैंडिंग रखिए कि ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने, और इसको करते करते 1.5-2 साल कंप्लीटली कवर करने में लग जाएगा। इस बार की टॉपर भी आप ही के शहर की है, यस और नो? उसका डेडिकेशन देखिए, 5-6 साल उसने एग्जाम दिया, उसके बाद जाके फाइनली उसने फर्स्ट रैंक हासिल करी। लेकिन 5-6 साल का डेडिकेशन, और डेडिकेशन 5-6 साल का नहीं होता, डेडिकेशन केवल 2 साल का होता है शुरुआत के। उसके बाद तो फिर आप अटेम्प्ट देते रहते हो, और फिर डिपेंड करता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज योर फैमिली सिचुएशन एज वेल। तो मैक्रो अंडरस्टैंडिंग रखो सिलेबस की। ये 4 पेपर हैं
और इन चारों पेपर में अगर शुरुआत करनी है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप फंडामेंटल्स प्रिपेयर करो। तो सबसे पहला सजेशन रहेगा, शुरुआत के जो 6 महीने हैं स्टूडेंट, फर्स्ट 6 मंथ, शुरुआत के जो 6 महीने हैं, उन 6 महीने में ना ये 4 सब्जेक्ट पे कमांड बनाओ, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट इसी के डिराइव्ड एरिया हैं। और अगर आपने इन 4 सब्जेक्ट पर, इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर वेरी सिंसियरली फॉर एटलीस्ट 6 मंथ एंड इफ यू आर गोइंग टू हैव अ कमांड फॉर दीज 4 सब्जेक्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगेंगे स्टूडेंट। लोग एनसीईआरटीज नहीं पढ़ते, एनसीईआरटीज का डोमेन नहीं पढ़ते, आधे क्वेश्चंस आपके वहां से आते हैं। अगर आपको बेसिकली एग्जाम की तरफ आगे बढ़ना है, एग्जाम क्रैक करना है, सो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर फोकस ऑन दीज 4 सब्जेक्ट इनिशियली। ये जो 4 सब्जेक्ट है ना स्टूडेंट, ये एक तरीके से मान लीजिए एक भवन के 4 महत्वपूर्ण पिलर हैं। भवन के अंदर आपको जो आर्किटेक्चर करना है कर लेना, लेकिन 4 पिलर्स क्लियर होने चाहिए। और आपकी प्रिपरेशन में अगर आपने इन चारों पिलर्स पे खूब अच्छी कमांड बना ली स्टूडेंट, कमांड इन द सेंस कि आज रात को 2 बजे भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे किसी सब्जेक्ट का, तो वो आपको स्पेसिफिकली बनना चाहिए, फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बनने चाहिए। तो मेरा यहां पे सब कुछ लिखा हुआ मैंने स्टूडेंट कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी बेस बनाइए, 10-15 साल के पुराने क्वेश्चंस करिए, डू योर एनसीईआरटी, अटेम्प्ट लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट टेस्ट, and once you are comfortable with these 4 subjects, then you are definitely prepared for second stage. जब पहली स्टेज क्लियर नहीं होगी तो सेकंड स्टेज में आपको उखड़ने लगोगे, आप गिव अप करने लगोगे। और होगा क्या, मैं बताता हूं। प्रिपरेशन चालू करी यूपीएससी की धूमधाम से, 2-4 महीने पढ़ा अच्छे से, और फिर 2-4 महीने में अगर बेस ठीक से नहीं बनाया, मेहनत ठीक से नहीं करी, क्लास के साथ नहीं चले, फैकल्टी के साथ नहीं चले, तो जी चुराने लगते हो। फिर 6 महीने बाद बोलते हैं यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, एक काम करता हूं, अपना एक क्लर्क का एग्जाम निकला है वो भर देता हूं। फिर वहां भरते हैं तो वहां पर कट ऑफ 100 में से 99 नंबर चला जाता है, क्योंकि वहां कंपटीशन ज्यादा है। तो ऐसे में होता क्या, फिर 3-4 साल बाद आपको लगता है यार मैं गवर्नमेंट जॉब के लायक नहीं हूं, अब एक काम करता हूं, मैं घर पे कोई बात कर लेता हूं, जो घर में छोटी मोटी खेती है वहां पर एक वेयर हाउस खोल लेते हैं, दुकान खोल लेते हैं, छोटे मोटे काम करने लेते हैं। आपने शुरुआत के 2 साल फोकस नहीं किया तो बाद में तो आपको भुगतना पड़ेगा। सो यू नीड टू हैव अ 2 ईयर रोड मैप, और 2 ईयर रोड मैप में शुरुआत के 6 महीने क्या करना है, ये 4 सब्जेक्ट, अपने टीचर्स के साथ खूब इन्वॉल्व रहना और इन 4 सब्जेक्ट पे खूब कमांड बनाना स्टूडेंट। वंस यू आर कंफर्टेबल विद दीज 4 सब्जेक्ट, उसके बाद स्टूडेंट आपको ये अलग अलग एरिया जो हैं, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन में ये सारे अलग अलग टॉपिक भी ऐड होते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, जैसे कि सोसाइटी का टॉपिक, गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट। नाउ सोसाइटी एंड गवर्नेंस विल ऑलवेज मेक सेंस जब आपने पॉलिटी पढ़ लिया हो, डिजास्टर मैनेजमेंट जब आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया हो, इंटरनल सिक्योरिटी जब आपने इंडिया की पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ लिए हो, साथ ही साथ एडवांस डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी तभी समझ में आएगी जब बेसिक साइंस क्लियर हो। तो इस तरीके से फंडामेंटल्स की तरफ शुरुआत में 4 सब्जेक्ट पे फोकस करिए और इन सब्जेक्ट की चिंता छोड़ दो, इन सब्जेक्ट की कोई चिंता मत करो, ये सेकेंड स्टेज है, पहले फर्स्ट स्टेज पे फोकस करो। एंड वंस यू आर कंफर्टेबल विद फर्स्ट स्टेज, आपको ना एक बड़ा मजा आने लगेगा स्टूडेंट। जब पहली स्टेज प्रिपेयर होने लगोगी, फिर देखोगे यार बीपीएससी का एग्जाम का क्वेश्चन बन रहा है, यूपीपीसीएस के एग्जाम का क्वेश्चन बन रहा है, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि यार छोटे मोटे जितने भी एग्जाम हैं उनके साधारण क्वेश्चन मुझे बनने लग रहे हैं। और स्टूडेंट, इससे बेहतर कुछ नहीं होता स्टूडेंट के लिए, जब वो 15-20 दिन लग के पढ़ाई करता और 25 क्वेश्चन जब घर में बैठ के सॉल्व करता और 22-23 सही होने लगते हैं, तो उसे अंदर से फील आने लगती है दैट्स इट पॉसिबल, मैं क्रैक कर सकता हूं। और इसी चीज को 2 साल कंसिस्टेंट कर लिया तो ओवरऑल एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस होने लगेगा। तो इसलिए आप लोगों से सजेशन है स्टूडेंट कि पहले बिल्डिंग ब्लॉक, जो 4 स्तंभ हैं, जो 4 पिलर हैं, उन पे फोकस करना है। 2 साल का रोड मैप में से आधा समय उन्हीं 4 स्तंभों पर देना है, इनकी चिंता बिल्कुल ना करना। तो सिलेबस देख के घबराना मत, यार क्या लिखा हुआ है, इतना सारा सिलेबस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, दिस इज योर बेसिक फंडामेंटल। अगर आप उस पर कंफर्टेबल हैं तो बाकी का रास्ता अपने आप निकलेगा, और नहीं तो फिर नहीं निकलेगा। तो ये आपके एरिया हैं जिन पे आप घबराने की जरूरत नहीं है, इट विल कम एट द सेकेंड स्टेज। नाउ थर्ड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, इंटरव्यू, एथिक्स, ये सब थर्ड स्टेज है। ऐसे राइटिंग, दिस विल कम इन टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन, बिकॉज आप शुरुआत से ही एथिक्स में नहीं लिख पाओगे, शुरुआत से ही निबंध नहीं लिखोगे, पहले कंटेंट तो इकट्ठा कर लो तब जाके निबंध लिखोगे। तो उसके लिए वेट करो आप लोग। Have a proper focus on the first stage of your preparation
Then you should proceed ahead with the second stage. Third stage towards the last stage, which is related to essay writing and personality development related to your interview program. आपकी जो भी पर्सनालिटी है उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी का कंटेंट ओवरऑल बहुत हेल्प करेगा। तो शुरुआत में आप, मेरा सजेशन रहेगा कि फर्स्ट 6, 7, 8, 9 मंथ इट शुड बी ऑलवेज योर NCERTs एंड इट शुड बी ऑलवेज योर फंडामेंटल्स। और उसी को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट, मैं अपनी बुक्स लेकर आया हूं आज। ये आपको 12 तारीख को मिल जाएंगी, जिस दिन मेरा पहला सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम आपको इस तरीके से बेसिक कंसेप्ट की 3 बुक देंगे आपको। इसमें क्या है, इसमें आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, पॉलिटी क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, ये आपको ऐसी 3 बुक्स मिलेंगी शुरुआत में। जब मेरी क्लास होगी, मेरी 12th से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो इस तरीके से आपको पॉलिटी की मैं बुक्स प्रोवाइड कराऊंगा और इन बुक्स को प्रोवाइड कराऊंगा। पॉलिटी की ये बुक्स रहेंगी आपको, ऐसी मेरी बुक्स मिलेंगी आपको। जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उनको 12th को मिलेगा, और जो 12th से अभी जब भी एडमिशन लेंगे उसके बाद में 12th के बाद ही डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं। मैगजीन्स आपको हर महीने मिलेगी। और ये जो हमारी इंडियन पॉलिटी की बुक्स हैं, इसके अकॉर्डिंग क्लासेस भी चलेंगी। ये आपके बेसिक चीजें तैयार करेगी, लेकिन बेसिक चीजों के साथ साथ एडवांस चीजें जो रहेंगी वो फैकल्टी खुद पढ़ाएगा क्लास में आपको, ताकि आप बेसिक के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकें और आगे बढ़ सकें। इस तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी, इस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस, हम इस तरीके से बुक्स प्रोवाइड करेंगे। ऑलमोस्ट आई गेस 15 to 16 बुक्स आर गोइंग टू बी देयर। तो आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है, आपको मैगजीन्स मिल रही है, आपको 15-16 महीने के टीचर्स एकेडमिक प्लान मिल रहे हैं। तो यार अब भी मेहनत नहीं करी तो फिर कंप्लेन मत करना आज के 4-5 साल बाद कि मैं सिमरन बाला क्यों नहीं बन पाई, मैंने क्यों नहीं 140 लोगों को लीड किया। मैं भी तो यहां पहुंच सकती थी। पहुंचने के लिए एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, और एग्जाम क्रैक करने के लिए 2-3 साल का डेडिकेशन देना पड़ेगा। अगर डेडिकेशन नहीं दे सकते स्टूडेंट तो डोंट डू इट, कुछ और करने लगो। और कुछ भी करने में कोई बुराई नहीं है, नथिंग, नो प्रॉब्लम इन इट। बट वंस यू स्टार्ट टेकिंग अ स्टेप, देन यू हैव टू गिव 2 years। तो आपको देने पड़ेंगे वो 2 साल। तो उन 2 साल में ये किताबों का महत्व समझ में आएगा और किताबें आपको अच्छी लगने लगेंगी। तो ये आपको करना है शुरुआत की स्टेज पर। मोहित, इसको पकड़ना। एक और विषय स्टूडेंट, वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आई वांट टू शेयर विथ यू। वंस यू आर कंफर्टेबल विद द सिलेबस, then one very important point is current affairs, because UPSC is all about current affairs student, because these days, क्योंकि UPSC बार बार बोलता है कि जनरल स्टडीज, और जनरल स्टडीज का मतलब है करंट इश्यूज पे कमांड होनी चाहिए। एंड टेक माय वर्ड स्टूडेंट, आई एम अ करंट अफेयर्स टीचर एज वेल, बीन डूइंग इट इन दृष्टि, बीन डूइंग इट इन हियर फॉर द पास्ट सो मेनी ईयर्स। बट वन थिंग आई वांट टू शेयर विथ यू स्टूडेंट, अगर तुम लोगों ने एडिटोरियल्स पढ़ने की आदत डाल दी, तो once you are comfortable with the editorials student, once you are comfortable with the editorials, writing important inputs related to editorials, your job is half done। आपका आधा काम कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट, अगर आपने एडिटोरियल्स पढ़ने की आदत डाल दी। एक अखबार पकड़ लो अपनी लाइफ में, इधर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। आई बिलीव सभी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम में कंटेंट चाहिए है, आपको लिखना है, अच्छी वोकेबलरी, क्योंकि हो ना, हम लोग इंग्लिश मीडियम के होते जरूर हैं, लेकिन लिखते वक्त हमारी वोकेबलरी नहीं इतनी अच्छी रहती है, क्योंकि नेचुरल फ्लो तो हिंदी में ही आता है। लेकिन एग्जाम में आप कैसे कंपीट करोगे वो साउथ इंडिया के स्टूडेंट से, जिनकी पढ़ाई प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में है और बोलने का तरीका इंग्लिश मीडियम में है, और आपको भी वही करना पड़ेगा। और कंप्लेन मत करना किसी चीज को लेकर स्टूडेंट, यू आर लिविंग इन द एरा ऑफ इंटरनेट, किसी चीज की कंप्लेन मत करो, सारी चीजें एट द क्लिक ऑफ द बटन इज अवेलेबल। तो अंग्रेजी आपके हिंदू के, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, फैकल्टी से पूछो क्या करेगा, किस तरीके से इसको हेल्प करेगा, वो पूछो, धीरे धीरे कर आगे बढ़ो। 10 महीने तक एडिटोरियल्स पढ़ने की आदत डाल दोगे ना, तो एक समय के बाद टॉपिक रिपीट होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ देयर इज अ टैरिफ वॉर गोइंग ऑन। अब टैरिफ वॉर 6 महीने से चल रहा है। अब अगर आपने उसके 10-12 अच्छे आर्टिकल पढ़ लिए तो 13वां आर्टिकल, 14वां आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो रिपीटिशन है। तो एक बेस बन जाता है स्टूडेंट। आप कभी सोचो ना स्टूडेंट कि ये IITs के जो स्टूडेंट होते हैं, IIMs के स्टूडेंट होते हैं, ये यहाँ आके UPSC क्रैक कर लेते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं रहता पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी से, कैसे क्रैक कर लेते हैं स्टूडेंट? बिकॉज दे नो द आर्ट ऑफ डिसिप्लिन। उन्हें अनुशासन पता होता है क्या है, और उस अनुशासन से ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट पढ़ के एग्जाम निकाल लेते हैं। वही चीज हम भी करेंगे अपनी लाइफ में। एडिटोरियल्स की आदत डालो स्टूडेंट, और एडिटोरियल्स के साथ साथ ये मेरी एक मैगजीन है जो अभी आप लोगों को मैंने प्रोवाइड भी की थी। इस मैगजीन में मैंने खास काम किया है। मैंने इस मैगजीन में आपके वर्कलोड को कम करने की कोशिश करी है। मैंने इस पूरी मैगजीन में
आपके जितने सिलेबस के एरिया हैं, अगर आप पेज नंबर 2 पर आ जाइए, अगर आप मैगजीन के पेज नंबर 2 पर आ जाएं, अगर आप पेज नंबर 2 पर आएंगे, पेज नंबर 2 और 3 यहां पे कंटेंट लिखा हुआ है, तो मैंने क्या किया है कि पॉलिटी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, हर मंथ के जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स और न्यूज है उन सब का कंपाइलेशन दे दिया है. सो इफ यू रीड एडिटोरियल्स एंड इफ यू रीड आवर मैगजीन्स, दैट शैल बी मोर देन एनफ. पर्याप्त है वो उतना. और एक सबसे बड़ी बात है, मैंने मैगजीन्स के एंड में मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जैसे कि पीआईबी, योजना, कुरुक्षेत्र, न्यू इंडिया समाचार, उन सब की समरी प्रोवाइड करी है. तो आप लोगों को नेट से वहां वर्कआउट करने की जरूरत नहीं. इस मैगजीन पे कंसिस्टेंट रहिएगा, इस मैगजीन पे होमवर्क करिएगा. यू आर गोइंग टू बी इन अ वेरी बेटर पोजीशन स्टूडेंट. तो इससे दो चीजें होती है. देखो, करंट अफेयर्स में दो चीज होती है, सुनिएगा. इन करंट अफेयर्स देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. नंबर 1 एडिटोरियल्स एंड नंबर 2 करंट न्यूज. करंट न्यूज प्रिपेयर मत करो, क्योंकि कोई योजना आई है, कोई पॉलिसी आई है, कोई स्कीम्स आई है, कोई नया डेवलपमेंट हुआ है, कोई ट्रीटी हुई है, वो आपकी वहां मैगजीन में कवर हो जाएगा. व्हाट रियली मैटर इन करंट अफेयर्स इज जो एडिटोरियल्स चल रहे हैं, क्योंकि एडिटोरियल्स के लिखने वाले लोग कौन होते हैं? 30-30, 40-40 साल के एक्सपर्ट होते हैं वो. फॉर एग्जाम्पल, इफ इंटरनेशनल रिलेशन पर अगर कोई भी आर्टिकल सी राजा मोहन ने लिखा है, सी राजा मोहन इज द अथॉरिटी इन इंटरनेशनल रिलेशन, वन ऑफ द बेस्ट राइटर इन इंटरनेशनल रिलेशन. तो यार, सी राजा मोहन का आर्टिकल है तो मैं तो स्टूडेंट बन जाऊंगा, मैं तो नोट करने लगूंगा और वही आके अपने बच्चों के साथ शेयर करूंगा. तो आप लोग एडिटोरियल्स की आदत डालो, बाकी करंट न्यूज के लिए मैगजीन पकड़ो. दैट्स इट. 1 hour फॉर एडिटोरियल, 6 to 7 hour फॉर योर एकेडमिक स्टडीज एंड 3 to 4 hour फॉर योर एकेडमिक क्लासेस. और बाकी समय आप जानते हैं कि बाकी आपकी लाइफ की बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. और कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करिए तो आपके रिजल्ट आने लगेंगे. तो करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है. एक ही चीज मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, पिक ईदर, जो भी प्रयागराज में इजीली अवेलेबल है. दोनों मिलते होंगे मेरे ख्याल से, एक्सप्रेस भी होता होगा, हिंदू भी आता होगा. आप एक्सप्रेस और हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ने की तैयारी करना चालू कर दो. शुरुआत में क्या होगा, नहीं समझ में आएगा ना, नहीं घुसेगा दिमाग में, लेकिन धीरे 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 जो वोकेबुलरी पढ़ोगे, शब्दकोश पढ़ोगे, स्टेटमेंट पढ़ोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, क्लासेस करोगे, तो चीजें समझ में आने लगेंगी. सो एज ऑफ नाउ मैं सजेस्ट करूंगा कि करंट अफेयर्स के लिए एडिटोरियल्स पे फोकस करना है, जो आपके केवल 2-3 स्पेशल पेजेस होते हैं एडिटोरियल्स के लिए. व्हेन द क्लासेस विल बिगिन आई विल टीच यू मोर कि वो कौन से एडिटोरियल्स होते हैं, बट एज ऑफ नाउ मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एडिटोरियल्स पे फोकस करिए. तो स्टूडेंट, 2 साल का रोड मैप, 8-9 महीने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, क्लासेस में फैकल्टी के नोट्स, कोचिंग मटेरियल प्लस खुद की प्रिपरेशन. अगर इन सब का कॉम्बिनेशन लेकर कंसिस्टेंट चलते रहे, देन रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी इन योर फेवर. इसके बाद में अगर मैं आपसे एक बात करूं कि एकेडमिक प्लान क्या होना चाहिए यूपीएससी और यूपीपीसीएस का, पहली बात, यूपीपीसीएस इंडिया का एक शानदार पीसीएस एग्जाम पैटर्न है, क्योंकि उसका सिलेबस बाय एंड लार्ज सेम है. बस पेपर 5 और पेपर 6 यूपी स्पेशल है. तो यूपी स्पेशल के लिए आप अलग से तैयारी भी बाद में कर लेना. अब यूपी की इकोनॉमी भी तो तभी समझ में आएगी ना जब इंडिया की इकोनॉमी आपको समझ में आ गई हो. तो यूपी के लिए अलग से थोड़ी ना पढ़ना पड़ेगा, वो पैरेलली हो जाएगा आपके लिए. एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ स्पेशलाइज्ड क्लासेस ऑफ द यूपीपीसीएस एज वेल. 2-year एकेडमिक प्लान फॉर यूपीएससी, यूपीपीसीएस. तो इससे आपके यूपीपीसीएस की नौकरियां, यूपीएससी की नौकरियां. अभी शायद लेखपाल करके कोई पोस्ट निकली है, लेखपाल का एग्जाम हो गया कि होने वाला है? अभी होने वाला है. जब लोग एग्जाम निकालेंगे ना लेखपाल, उनसे पूछिएगा उन्होंने कब तैयारी चालू करी थी और कैसे करी थी. तो कोई आंख मूंद के लेखपाल की तैयारी नहीं करता है. बहुत लंबे समय तक यूपीएससी, यूपीपीसीएस करते रहते हैं और फिर उसके बाद लेखपाल की पोस्ट आती तो अपीयर हो जाते हैं और एग्जाम क्रैक कर लेते हैं. और कोई जॉब छोटी नहीं स्टूडेंट. एनी जॉब विच ब्रिंग फूड टू योर टेबल, हर वो जॉब जिससे आपका घर परिवार चलता है स्टूडेंट, हर जॉब सम्मानजनक होती है. लेकिन एस्पिरेशन थोड़े बड़े रखो. यूपीएससी, यूपीपीसीएस की पैरेलल तैयारी करो. पैरेलल तैयारी करके 2-3 साल एकेडमिक प्लान में देते रहो और फिर उसके बाद देखो कि बाकी एग्जाम्स भी शायद आपकी अप्रोच के अंदर आ जाएंगे. क्योंकि अनुशासन ठीक होगे, सिलेबस देखोगे कि अच्छा हाँ ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, मैथ्स आएगी, क्वांट आएगी, रीजनिंग आएगी, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर करने लगोगे. लेकिन अगर आपको पढ़ने की आदत नहीं पड़ी, 8 घंटे सेटिंग देने की आदत नहीं पड़ी, बुक्स पढ़ने की आदत नहीं पड़ी, तब फिर आप वो एग्जाम भी नहीं निकाल पाओगे जिसको आप तथाकथित रूप से, सो कॉल्ड रूप से आप उसे कहते हो कि ये छोटी जॉब से. कोई जॉब छोटी नहीं होती है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डेडिकेट योरसेल्फ फॉर एटलीस्ट
2 to 3 ईयर। तो एकेडमिक प्लान क्या होना चाहिए, इस पर मैं थोड़ा और डिस्कशन करूंगा बाद में। मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ा देता हूं। एकेडमिक रिसोर्सेज क्या होने चाहिए? सो माय सजेशन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू स्टूडेंट इज, नंबर 1, मैं आपको 2-3 चीजें सजेस्ट कर देता हूं। फॉर एकेडमिक रिसोर्सेज you need to have a good command onto the NCERTs. Number 1, NCERTs is must. Of course, teacher will help you out to read NCERTs, but at the same time, NCERT should be the basic minimum requirement for your overall preparation. So go ahead with the NCERT. NCERTs को prepare करने के बाद student, if you are going to join the coaching institute, then coaching material should act as the reference as well as the faculty notes. और उसके बाद student, बीच-बीच में एक कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जरूर पढ़ते रहिए। सम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक विल ऑलवेज हेल्प यू आउट। फॉर एग्जांपल इन पॉलिटी, ईदर डी बासु और लक्ष्मीकांत विल हेल्प। इन योर ज्योग्राफी, जेसी लियोंग विल हेल्प। इन योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रवि अग्रहरी सर बुक विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्गर रन। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, मैं आपको बीच बीच में टेक्स्ट बुक्स बताते भी चलूंगा जैसे जैसे आएंगी। अब सारी चीजें इकट्ठे एक ही समय नहीं हो सकती, लेकिन एनसीईआरटी पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी कोचिंग के मटेरियल्स हैं जो उन्होंने प्रिसाइज कर आपको चीजें दी हैं, और अगर आप क्लासेस करते हैं तो फैकल्टी के नोट्स हैं जो कि आपको गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और वो है स्टूडेंट सीएपीएफ के 20 साल के पेपर, सीडीएस के 20 साल के पेपर और यूपीएससी के 20 साल के पेपर। इफ यू आर गोइंग टू बी अपियरिंग इन एग्जाम, अगर आपने एग्जाम निकालना है तो पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करिए। लोग क्या करते हैं, पीवाईक्यू को एग्जाम के 2 महीने पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पीवाईक्यू शुरुआत से करने की कोशिश करिए, डे 1 से जुड़ जाइए पीवाईक्यू, जैसे जैसे टॉपिक होते चले जाएं। और 3 परीक्षाओं के पीवाईक्यू, सीडीएस, सीएपीएफ एंड ऑफ कोर्स यूपीएससी। ये 3 पीवाईक्यूज अगर आपने ठीक से कर लिए, यू विल बी इन अ वेरी बेटर पोजीशन स्टूडेंट। अरे स्मार्ट स्टूडेंट तो केवल पीवाईक्यू करके एक स्ट्रैटेजी तैयार कर लेते कि हाँ, इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। पॉलिटी में यूनियन एग्जीक्यूटिव से ज्यादा क्वेश्चन आए तो यूनियन एग्जीक्यूटिव अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। इस तरीके से स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करिए यार। 35, 40, 50% वाले लोगों ने भी इस एग्जाम को निकाला है जिनके कॉलेज एजुकेशन अच्छे नहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने स्ट्रैटेजी नहीं बनी, स्ट्रैटेजी बनी। और स्ट्रैटेजी बनाने का एक तरीका है मैप तैयार करना और साथ ही साथ पीवाईक्यू खूब सॉल्व करना। सो माय सजेशन इज, नंबर एनसीईआरटीज, कोचिंग मटेरियल, फैकल्टी नोट्स, पीवाईक्यूज, और समय समय पर रेफरेंस के लिए कोई टॉपिक एडवांस में पढ़ना हो तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। दैट्स हाउ यू हैव टू प्रोसीड अहेड। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ और चीजों को शेयर करते हैं। अब मैं कुछ एफएक्यूज मैंने तैयार किए हैं। आई हैव प्रिपेयर्ड एफएक्यूज। बेसिकली आपकी जो जिज्ञासाएं होती है ना, जो क्यूरियोसिटी होती है, उन सारी क्यूरियोसिटी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इन सारे क्वेश्चंस में आपके दिमाग में जो चल रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो पहले कुछ क्वेश्चंस लेने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी है यूपीएससी और यूपीपीसीएस को प्रिपेयर करने के लिए? नो परफेक्ट स्ट्रैटेजी, देयर इज ओनली वन परफेक्ट थिंग, 2 साल का डेडिकेशन। मैं आपको कभी रिजल्ट लाके नहीं दूंगा स्टूडेंट अगर आप 2 साल का डेडिकेशन नहीं रख सकते। प्रॉपर 2 साल का डेडिकेशन। जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, घर परिवार से प्रेशर है, पैसे की तंगी है, नौकरी करनी पड़ेगी। नौकरी करके भी लोग एग्जाम निकालते हैं, लेकिन डिसिप्लिन रहते हैं। 2 साल फिर कहीं और ध्यान नहीं देते हैं। एंड स्टूडेंट, आपको ना 4-5 साल कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी इन अ पोजीशन कि थोड़ा नेटफ्लिक्स भी देख लेता हूँ, अमेजॉन प्राइम भी देख लेता हूँ, रील भी चला लेता हूँ और यूपीएससी की तैयारी भी कर लेता हूँ। नो, this exam requires at least dedicated preparation of 2 years. One of my very lovable student, कंचन कंदपाल, आईपीएस है वो, 2015 में उसका आईपीएस में सिलेक्शन हुआ था। अब तो बहुत सीनियर एसपी हो गया होगा। तो कंचन से जब पूछा, उसके सेकेंड अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ कि हाउ डिड यू क्रैक इट, कैसे किया तुमने क्रैक? तो उसका पहले ही आंसर था कि सर पहले तो लोगों को ये समझना चाहिए ये एग्जाम 12 घंटे की डिमांड करता है। 12 घंटे मतलब आपके जीवन के 12 घंटे में 24 घंटे में से 12 घंटे आपके एकेडमिक्स में होने चाहिए, विच इंक्लूड्स योर क्लासेस एंड ऑफ कोर्स डेडिकेशन। उससे पूछा फिर तुम क्या स्पेशल प्रिपेयर करते थे? वो कहता था सर जो पढ़ाते थे वो तो बहुत लिमिटेड पढ़ाते थे, मैं घर जाके उन्हीं नोट्स में 3-4 पेज छोड़ देता था और खुद जाके उस पर कुछ कुछ लिखता था, और करंट इश्यूज में जो इंपॉर्टेंट करंट इश्यूज आते थे वहां पे जाके स्टेपल कर लेता था। एंड आई डिड दिस फॉर 2.5 ईयर। उसने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही डिड हिज इंजीनियरिंग फ्रॉम जीबी पंत यूनिवर्सिटी
फ्रॉम आई गेस सिविल इंजीनियरिंग, सिविल और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो वो पढ़ाई करी उसने, 2 साल उसने नोट्स बनाए, इतने मोटे मोटे रजिस्टर उसके तैयार हो गए थे हर सब्जेक्ट के, क्रैक द एग्जाम, बन गया आईपीएस। आप कोई नहीं पूछेगा उससे कि क्या किया उसने 4 साल, क्या किया 5 साल, लेकिन डेडिकेटेड। और उसने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि आपको ना अपनी लाइफ में ना समय समय पर डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप इस पे ये नहीं कर सकते स्टूडेंट की लफाजियां कर लेते हैं कुछ 2 दिन के लिए घूमने चले जाते हैं कहीं। नो, दिवाली के दिन भी पढ़ाई का टाइम निकालना पड़ेगा। यू हैव टू डू इट। आई हैव अ फैमिली, तो फैमिली के साथ एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट नाउ यू विल बी गोइंग टू हैव अ फैमिली इन द फ्यूचर। आपकी अभी एक ही फैमिली है स्टूडेंट, और वो है आपका दिमाग, आपकी पढ़ाई, उसको आपको डेडिकेट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। एंड टेक माई वर्ड स्टूडेंट, 2 years डेडिकेशन एंड ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम गुड स्ट्रैटेजी, देन रिजल्ट आने लगेंगे आपके पास, रिजल्ट आपको देखने लगेंगे। तो पहली चीज है कि कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं होती। नो परफेक्ट स्ट्रैटेजी एट ऑल। कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। परफेक्ट स्ट्रैटेजी केवल एक ही चीज की है, 8 घंटे पढ़ना जानते हो, नोट्स बनाना जानते हो, कंसिस्टेंट रहना जानते हो, रिजल्ट देखने लगेंगे। अदरवाइज होगा क्या, एग्जाम में जाओगे और बाहर जाओगे मार्केट में, यार ये ना एक ये इसकी नोट्स ले लेते हैं, अच्छे लग रहे हैं, संस्कृति के नोट्स ले लेते हैं, अच्छे लग रहे हैं, ये फला फला कोचिंग के नोट्स ले लेते हैं, अच्छे लग रहे हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा, आप सब चीजों को अच्छा मानने लगेंगे। बट वंस यू आर गोइंग टू हैव अ प्रॉपर रोड मैप, प्रॉपर प्लानिंग, देन थिंग्स आर डेफिनेटली गोइंग टू मूव इन द राइट डायरेक्शन। तो कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी नाम की चीज नहीं होती है। हैव अ प्लान एंड गो अहेड, हैव अ डेडिकेशन ऑफ 8-9 hours डेली। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट, शुड आई कंप्लीट माई होल सिलेबस एंड देन अपीयर इन एग्जाम? नो, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा यूपीएससी का। इसका मतलब ये नहीं कि आप डर जाएं कि सर पैसे तो दे दिए आपको, आप तो सिलेबस नहीं कराने की बात कर रहे हैं। नहीं, हम कराएंगे सिलेबस, घबराइए मत। लेकिन सिलेबस की लेंथ और ब्रेड्थ को आप हमेशा अचीव नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ लकुना, कुछ ना कुछ गैप हमेशा बना रहेगा। तो ये मत सोचना कि पहले 3 साल सिलेबस कंप्लीट करेंगे फिर चौथे साल एग्जाम देंगे। नो, हैव एटलीस्ट 15 months। आई बिलीव राइट नाउ इट्स जनवरी 2026। मेरे ख्याल से इसमें यहां पे जितने लोग बैठे हुए हैं उनकी प्लानिंग होनी चाहिए मई 2027 में अपीयर करने की। यू शुड हैव अ प्लान ऑफ अपीयरिंग इन दी मई 2027। और मेरे ख्याल से ये 15 महीने पर्याप्त है, मोर देन इनफ टू प्लान, मोर देन इनफ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। सो स्टूडेंट, राइट नाउ ये स्ट्रैटेजी में ये मत डालना कि पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे फिर आएंगे। नंबर 1, शुड आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आंसर फ्रॉम द इनिशियल डेज ऑफ प्रिपरेशन? नो, at least wait for 6 months, 7 months, 8 months. Once you are going to have at least good amount of command on various subject, then only attempt answer. पहले ना 7-8 महीने अलग अलग सब्जेक्ट में थोड़ी थोड़ी कमांड बन जाए, फिर प्रैक्टिस करना आंसर की। हम आपको करवाएंगे आंसर की प्रैक्टिसिंग, हम आपको शुरुआत से ही कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मत सोचना कि पहले दिन से आंसर लिखने लगेंगे तो फिर हम एंड तक बहुत अच्छा लिखेंगे। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने प्रीलिम्स से पहले आंसर अटेम्प्ट नहीं किए, प्रीलिम्स के बाद उन्होंने आंसर्स अटेम्प्ट किए एंड दे फाइनली क्रैक द एग्जाम। और आंसर लिखना टारगेट नहीं है, आंसर अच्छा लिखना टारगेट है। आंसर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन इज ऑलवेज अबाउट कंटेंट। तो कंटेंट पे फोकस करना, शुरुआत में इन क्वेश्चंस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, डू आई नीड टू अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज एंड पीवाईक्यू फ्रॉम इनिशियल डेज ऑफ प्रिपरेशन इटसेल्फ? आंसर इज यस। पीवाईक्यू शुरुआत से ही सॉल्व करना चालू कर देना, क्योंकि पता चलेगा कि पीवाईक्यूज क्या क्या आ रहे हैं और किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। उसके बाद स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आई गेस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मैं बहुत ऑनेस्ट एडवाइस करूंगा आपको। डू आई नीड टू हैव द ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन? आपको क्या लगता है स्टूडेंट, व्हाट्स योर बिलीव? डू यू नीड टू हैव द ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन व्हेन यू प्रिपेयर फॉर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम? माय आंसर इज यस। मैं उन कोचिंग टीचरों में से नहीं हूं जो ये कह दे कि नहीं, बिल्कुल अर्जुन की तरह मछली की आंख को देखते रहो, 4-5 साल लगे रहो, 5-6 साल, 7 साल लगे रहो, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे, यूपीएससी में हो ही जाएगा। नहीं स्टूडेंट, ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन रखना, बिल्कुल रखना ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इस एग्जाम की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन रखने का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही समय 10 चीजों को पढ़ रहे हैं कि 10 से 11 कुछ पढ़ा, 12 से 1 कुछ पढ़ा, ये नहीं करना है। ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन मींस स्किल्स अपग्रेड करते रहो। हो सकता है पढ़ने के दौरान किसी करस्पॉन्डेंस कोर्स में मास्टर्स ज्वाइन कर लिया, पीजी ज्वाइन कर लिया, बीएड का प्रोग्राम कर लिया, या फिर कुछ और प्रोग्राम कर लिया, कोई कंप्यूटर स्किल्स सीख ली,
क्योंकि स्टूडेंट एक समय के बाद रुकना भी आना चाहिए। यू नीड टू हैव वन स्ट्रैटेजी कि कहाँ रुकना है। अरे भाई, घर परिवार सबके हैं, 3-4 साल बाद फैमिली आपको देखना बंद कर देगी, फैमिली का आउटलुक चेंज हो जाएगा आपके प्रति, और फैमिली भी रिजल्ट चाहती है। 2-3 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकला तो खुद ही बोलने लगेंगे कि यार नहीं नहीं नहीं, अब तुम कुछ और करो, यू डू समथिंग एल्स। तो इसलिए डू हैव अ अल्टरनेट करियर ऑप्शन। बट अल्टरनेट करियर ऑप्शन तभी होगा जब मैंने आपको शुरुआत में बताया था, नो थाइसेल्फ, पहचानो तो अपने आप को कि अल्टरनेट करियर ऑप्शन क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डन योर BA, देन अल्टरनेट करियर ऑप्शन, आई हैव टू गो फॉर MA, या फिर कोई और कोर्स करूंगा, कोई करस्पॉन्डेंस कोर्स करूंगा, कोई जर्नलिज्म का कोर्स करूंगा, ताकि मेरे को बाकी सेक्टर में एक अपॉर्चुनिटी मिलती रहे। सो यू नीड टू हैव द अल्टरनेट करियर ऑप्शन। और साथ ही साथ UPSC अपनी प्रायोरिटी रखना एंड ऑलवेज हैव द अल्टरनेट करियर ऑप्शन। तो हो सकता है UPSC की प्रिपरेशन में अगर इफ देयर इज नॉट गोइंग टू बी लाइकेबल सक्सेस, then you can always have the alternate career option in your mind. And most of the teachers will say no, you need not to have alternate career option, क्योंकि लोग बोलते हैं भटकाव होगा। अरे स्टूडेंट, प्रैक्टिकल होके तैयारी करो, प्रैग्मेटिक होके तैयारी करो। आप जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, मोस्ट ऑफ यू आप जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, वहां पर यह जरूरी है कि आपके करियर की स्टेबिलिटी हो। करियर बहुत अच्छा हो, उससे ज्यादा जरूरी है कि करियर स्टेबल हो, और उसके लिए जरूरी है स्टूडेंट की हैव अ अल्टरनेट करियर ऑप्शन। और एक प्लेन पेपर पे लिखोगे कि मैं क्या क्या अल्टरनेट करियर ऑप्शन अपना सकता हूं अलॉन्ग विथ माय सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, देन यू कैन ऑलवेज प्रोसीड अहेड विद दैट। हाउ टू बैलेंस बिटवीन अ वाइड सिलेबस एंड रेगुलर रिवीजन, उसका एक तरीका है स्टूडेंट, क्लास में जो चल रहा है उसको सर के साथ चलाना, और जो हो चुका है उसका रेगुलर रिवीजन करते रहना। बिकॉज दिमाग को डस्टबिन नहीं बनाना है कि खूब इंफॉर्मेशन भर ली, उसके साथ साथ आपको प्रॉपर रिवीजन भी करना होगा। तो प्रॉपर रिवीजन की स्ट्रैटेजी बनाना, रिकॉल करना, शॉर्ट नोट्स बनाना, कोचिंग के टीचर के शॉर्ट नोट्स में बनाना, जो बुक्स पढ़ोगे, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे, उनके आप खूब सारे शॉर्ट नोट्स बनाते चलना। सो ओवरऑल इट विल हेल्प यू इन द लॉन्गर रन। फ्यू मोर क्वेश्चंस, फ्यू मोर FAQs. How many serious attempt do I need to give? I believe 2 or 3. I believe 2 or 3. 2 से 3 सीरियस अटेम्प्ट। 2 से 3 सीरियस अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है कि आपको नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर 2 सीरियस अटेम्प्ट है स्टूडेंट। 2 सीरियस अटेम्प्ट का मतलब यू आर गोइंग टू गिव योर 100% ओवर देयर फुल डेडिकेशन। तो जो लोग 5वें और 6वें अटेम्प्ट में एग्जाम निकालते हैं ना, उनकी ये प्लानिंग थोड़ी ना होती कि हम 5th अटेम्प्ट में एग्जाम निकालेंगे। उनकी ये प्लानिंग होती है कि पहले अटेम्प्ट में ही एग्जाम निकालेंगे। जब उनको कमी नजर आने लगती है तो अलॉन्ग विद जॉब, अलॉन्ग विद सम अदर जॉब और अलॉन्ग विद सम अदर पोस्ट ग्रेजुएशन, दे अपीयर इन द एग्जाम। और जो इस बार की टॉपर है, वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ एक इंस्टीट्यूट में जॉब भी कर रही थी। तो इसी तरीके से आपको भी आगे बढ़ना है। हैव अ वेरी स्ट्रांग फाउंडेशन, गिव अ सीरियस 2 अटेम्प्ट। वो 1 मार्क्स से चूकेगा, 2 मार्क्स से चूकेगा, अंदर से फीलिंग आने लगेगी कि वेयर एम आई लैकिंग, and then you should proceed ahead with the exam. So I believe 2 to 3 attempt. 2 to 3 attempt more than enough. और पंचवर्षीय योजना लेके चलने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कि पहले 5-6 साल आराम से बैठ के देंगे ना, तो तुम्हारा इतना पेशेंस है और घर परिवार वालों का भी इतना पेशेंस नहीं रहेगा। So have a 2-3 attempt, serious attempt. Serious attempt means have a 15-16 month of dedicated preparation, and then you'll be going to have 2-3 serious attempt. Should I prepare full time or should I make a balance between my job और post graduation? ये आपकी फैमिली पे डिपेंड करता है। Because if you are not in a position to prepare full time, don't prepare full time. किसने कहा full time prepare करो? But if you can prepare full time, then it would be wise. If you don't prepare full time, then you have to arrange. तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी फैमिली की सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ने के लिए आगे रहिएगा, आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। तो ये बड़ा इंडिविजुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं कैसे कर सकता हूं? और सब टाइप के एग्जाम्पल हैं। देयर आर पीपल हु क्रैक द एग्जाम व्हाइल डूइंग द फुल टाइम प्रिपरेशन, और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो पार्ट टाइम प्रिपरेशन करके भी एग्जाम निकालते हैं। डेडिकेशन रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, अच्छा कंटेंट रहेगा, अच्छे टीचर्स के साथ पढ़ाई करोगे, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू प्रोसीड अहेड। वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मैं साइमल्टेनियसली यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए प्रिपेयर कर सकता हूं? यस, यूपीएससी और यूपीपीसीएस का प्रिपरेशन ऑलमोस्ट 70-80% सेम है, तो प्रिपरेशन साथ में ही होगी, तो कोई सेपरेट तैयारी करने की जरूरत नहीं है। यस, पेपर 5 एंड पेपर 6 ऑफ यूपीपीसीएस रिक्वायर्ड सम स्पेसिफिक प्रिपरेशन, बट आई गेस वो हम उसको हैंडल कर लेंगे बाद में। पहली चीज है फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। अब जो फंडामेंटल राइट यूपी के लिए है वही फंडामेंटल राइट यूपीएससी के लिए, यस और नो? तो आपको बेसिक चीजें ऑलमोस्ट सेम मिलेंगी, तो ये प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली होगी, तो उस पर ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
Few more questions. What should be my academic plan to appear in mains and prelims test series? Initially, I have told you, solve the PYQs. टेस्ट सीरीज बाद में करना, पहले क्लास के टेस्ट अपीयर करने की कोशिश करो। और मैं आपको एक फीडबैक देता हूं, ये मैं आपको फीडबैक देता हूं भी, जितने बैचेस मैंने पढ़ाए हैं या पढ़ा चुका हूं आज तक पिछले इतने सालों में। स्टूडेंट यूपीएससी की परीक्षा में ना, इस पढ़ाई में बच्चे बहुत जी चुराते हैं क्लास टेस्ट में। मैंने क्लास टेस्ट में 500 बच्चों को क्लास में पढ़ाया और जब टेस्ट लगाया तो केवल 100 लोग आए। दे डोंट वांट टू अपीयर। एक्चुअल में जी नहीं चुराते, अपनी कमियों को छुपाते हैं खुद से। नहीं आते, टेस्ट देने नहीं आते स्टूडेंट। उनको टेस्ट देने बोला जाए तो फिर बोलते बस पेपर दे दो, और मुझे पता है पेपर ले जाके स्टडी टेबल पे रखा ही रहता है, वो कभी यूज नहीं होता है। क्या होगा यार, यहां पे ज्यादा से ज्यादा 0 मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, यही होगा ज्यादा से ज्यादा। और यहां पर अगर आप टॉप भी कर लेंगे तो कौन सा आपका पोस्ट मिल रहा है? लोग टेस्ट सीरीज, टेस्ट पेपर देने नहीं आते स्टूडेंट, और आधी प्रिपरेशन टेस्ट पेपर की होती है। एंड आई हैव सीन, जिन्होंने भी एग्जाम क्रैक किया है उन्होंने टेस्ट पेपर को बहुत सिंसियरली लिया है, बहुत ही सिंसियरली लिया है। वन ऑफ माय स्टूडेंट आनंद मिश्रा, एंड he appeared in his mains exam in the year 2018-19, 2018-19 में he appeared in the mains exam। उसने मेंस एग्जाम अपीयर किया, 2 मेंस लिखे उसने यूपीएससी के, उसका नहीं हुआ, लेकिन यूपीपीसीएस में उसका सिलेक्शन हो गया। राइट नाउ पोस्टेड इन गाजियाबाद। राइट नाउ उसको अगर मैं टेस्ट क्लास बोलता था, क्लास भले ही बंक कर दे, टेस्ट कभी बंक नहीं करता था। अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट व्हेन इट कम्स टू टेस्ट, अपीयरिंग इन टेस्ट, एंड राइट नाउ ही इज ऑलरेडी सिलेक्टेड। तो टेस्ट पेपर शुरुआत से बहुत सीरियसली लेने, और टेस्ट पेपर को अगर सीरियसली लेंगे तो आपको अपनी प्रिपरेशन लगातार पता चलता रहेगा कि आप किस लेवल पर हैं। और उसमें लिखा भी हुआ हाउ टू गेज माई ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ प्रिपरेशन। मैं अपनी तैयारी का पता कैसे लगाऊंगा? तैयारी का पता क्लास करके नहीं, तैयारी का पता टेस्ट लेके आएगा, और टेस्ट इस तरीके से प्लान होंगे। और एक चीज और, यहां पर टेस्ट टीचर सेंट्रिक होंगे, टीचर उसकी ओवरव्यू करेगा, वो आपको टेस्ट दिलवाएगा, एंड ही विल मेक श्योर कि जब आप टेस्ट अपीयर करें तो अगले दिन जब वो आए तो उसका अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो वो आपको हैंडल करेगा। टेस्ट ये नहीं कि छुट्टी का दिन है, टेस्ट का मतलब है उस दिन परफॉर्म करके जाना है। सो टेस्ट पेपर को सीरियसली लीजिए और 2-3 साल का एकेडमिक प्लान लेकर चलिए। थिंग्स विल फॉल इन योर डायरेक्शन। हाउ टू मेक एकेडमिक नोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट, जो टीचर लिखवाएगा वो उसके लिखे हुए नोट्स का नोट्स मत बनाना। कुछ लोग गलती करते हैं, टीचर के लिखे हुए नोट्स का दूसरा नोट्स बनाने लगते हैं। इतनी मेहनत मत करो। नोट्स बनाओ एनसीईआरटी के, नोट्स बनाओ स्टैंडर्ड बुक्स के, नोट्स बनाओ एडिटोरियल्स के, दैट्स इट। इस मैगजीन के कोई नोट्स मत बनाना, ये ऑलरेडी नोट्स फॉर्मेट में है। एडिटोरियल्स के नोट्स बनाना, एनसीईआरटी के नोट्स बनाना, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के नोट्स बनाना, एंड रेस्ट ऑल यू नीड नॉट टू प्रिपेयर एनी नोट्स, बिकॉज टीचर इटसेल्फ इज गोइंग टू प्रिपेयर द नोट्स फॉर यू, एंड एट द सेम टाइम मैगजीन इज ऑलरेडी देयर एज अ नोट्स फॉर यू। तो नोट्स स्टैंडर्ड बुक्स के और एनसीईआरटीज के बनाना, अभी से चालू कर देना मेहनत, वो आपके दिखने लगेगा वो चीजें। तो यहां पर ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कुछ और प्रश्न मैंने जो तैयार किए, हाउ टू कीप पेस विथ कोचिंग क्लास एंड सेल्फ स्टडी। लोग स्टूडेंट, एक दिक्कत आती है, ये मैं फील करता हूं, कोचिंग आना, कोचिंग करना और फिर घर जाके सेल्फ स्टडी करना। कोचिंग में ही थोड़ी एनर्जी निकल जाती है 2.5 घंटे की, वैसे टीचर पका देता है क्लास में, तो 2.5 घंटे में आप लोग बोर तो नहीं हो गए? थोड़े सीरियस चेहरे दिख रहे हैं मुझे। वो शुरुआत में इनिमेशन रहती है ना कि सामने वाला कौन है वो नहीं पता, सामने वालों को, मेरे लिए इनिमेशन नहीं, क्योंकि मुझे तो लगातार बच्चे दिखते रहते हैं। आप लोगों के लिए इनिमेशन है कि नया इंस्टीट्यूट है, नए लोग हैं, तो धीरे धीरे आदत पड़ने लगती है और धीरे धीरे अच्छा रैपो बन जाता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तो शुरुआत में ना दिक्कत होती है स्टूडेंट की, 2.5-3 घंटे क्लास करना और फिर जाके घर में उस चीज़ को मैनेज करना। स्टूडेंट उसमें अगर एक टाइम टेबल बना लोगे, रूटीन बना लोगे, तो थिंग्स विल डेफिनेटली गोइंग टू बी इन योर डायरेक्शन। उसमें करना क्या होगा, क्लासेस बी वेरी अटेंटिव इन दी क्लासेस, जॉट डाउन ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको एक बार आधे घंटे जाके रिवाइज कर लो, और घर जाकर अपनी एनसीईआरटीज और जो आपको कोचिंग मटेरियल मिलेगा, 2 बुक्स जो मैंने आपको शो करी थी, उसके साथ वर्कआउट करो। और एक चीज याद रखना स्टूडेंट, पेंडिंग मत रखना काम। पेंडिंग अगर काम रखा, यूपीएससी की प्रिपरेशन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है कि 3 ही सब्जेक्ट हैं और वहां पर करीबन 40-50 चैप्टर हैं। यहां सब्जेक्ट ज्यादा हैं, और अगर आपका थोड़ा बहुत भी काम पेंडिंग होता चला जाएगा स्टूडेंट, तो आपको प्रेशर आने लगेगा। तो काम पेंडिंग मत रखना, रिवीजन प्रॉपर करना, क्लास के अकॉर्डिंग चलना,
और मेक श्योर कि जैसे जैसे आपको नोटबुक मिलती चली जा रही है धीरे धीरे आप उसको पढ़ना चालू करें। इन नोटबुक के साथ वर्कआउट करना शुरुआत से चालू कर देना, तो धीरे धीरे आपका प्रेशर कम होने लगेगा। और रिवीजन के स्तर को खूब अच्छे से रखना, बिकॉज रिवीजन इज ऑल अबाउट रिकॉलिंग ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव गॉन थ्रू। एक बुक को 10 बार पढ़ना ज्यादा अच्छा है रादर देन 10 बुक को एक एक बार पढ़ना। दिखने लगेगा 150-200 शब्द में आंसर दिखने लगेंगे आपके कि हमने प्रॉपरली पढ़ा है, और आंसर दिखने लगेंगे आपके यहां पर। तो और आखिरी में, व्हाट शुड बी माय स्ट्रैटेजी फॉर अपीयरिंग इन स्टेट पीसीएस एग्जाम? नो स्ट्रैटेजी। नोटिफिकेशन जब भी आएगा स्टेट पीसीएस का, 15 महीने की तैयारी हो चुकी हो तो बिल्कुल एग्जाम अपीयर करना, बिल्कुल पीछे मत हटना, बिल्कुल एग्जाम अपीयर करना। एंड आई एम 100% श्योर स्टूडेंट, आपको धीरे धीरे रिजल्ट आने लगेंगे वंस यू आर गोइंग टू डू द क्लासेस विथ अस, once you are going to attempt all the important test paper with us, slowly and steadily you will be going to have a lot of important result in your favor, और उसके बाद आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की तरफ आगे बढ़ सकते हो। टारगेट रखो 27 में एग्जाम में अपीयर करना है, और 27 में एग्जाम अपीयर करने के बाद धीरे 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 करके आपके जो भी एग्जाम आते रहेंगे उनमें अपीयर करने की कोशिश करना। शुड आई मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर? यस, बट ओनली एडिटोरियल। बाकी आपको मैगजीन हेल्प करेगी, मैगजीन्स विल हेल्प यू आउट, बट एडिटोरियल्स पढ़ो। और एडिटोरियल्स में एक दो एडिटोरियल की, जैसे पॉलिटी का कोई एडिटोरियल आ गया, कोई बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आ गया, फॉर एग्जांपल टुडे इज राइट नाउ 30 जनवरी, तो अभी बहुत अच्छे एडिटोरियल आने वाले हैं इकोनॉमी को लेकर, क्योंकि कल इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ है। तो जब एडिटोरियल्स बहुत अच्छे हो तो एडिटोरियल्स के नोट्स बनाओ, बाकी यू नीड नॉट टू वरीड अबाउट इट, बिकॉज मैगजीन्स विल टेक केयर ऑफ करंट न्यूज एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव द करंट क्लासेस एज वेल। और बाकी बुक्स आपको मिली हुई हैं, वो बुक्स के अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो, जैसे आपको मैं इंडिविजुअल बात बता रहा हूं, मुझे कोई भी चीज जब तक मैं लिख ना लूं मुझे समझ में नहीं आती। मेरी आदत है कि मुझे जब किसी भी चीज को पढ़ना हो, सो आई ऑलवेज राइट फ्यू थिंग्स। सो वंस यू आर गोइंग टू राइट फ्यू थिंग्स, तो वो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। तो मेरा आपको सजेशन है, नोट्स लिमिटेड बनाना, लेकिन नोट्स बहुत अच्छी चीजों के बनाना। तो स्टैंडर्ड बुक्स के नोट बनाओ, एनसीईआरटी के नोट्स बनाओ, एडिटोरियल के नोट्स बनाओ, मैगजीन के नोट्स मत बनाओ, फैकल्टी के लिखवाए हुए चीज की नोट्स मत बनाओ, लिमिटेड रखने की कोशिश करो। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट, करंट अफेयर्स मैगजीन विल ऐड लॉट ऑफ वैल्यूज टू योर प्रिपरेशन, क्योंकि करंट अफेयर्स में वो चीजें जो नहीं पढ़ी हैं वो भी आपकी धीरे 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 करके क्लियर होने लगेंगी। और लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, इस मैगजीन को सालों साल नहीं पढ़ते, एकदम एग्जाम के पहले इकट्ठे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप साल भर का खाना इकट्ठा तो खा नहीं सकते हैं, आपको धीरे धीरे करके मैगजीन्स में आदत डालनी पड़ेगी। सो दिस इज हाउ यू बी गोइंग टू प्रोसीड अहेड। आखिरी के कुछ पॉइंट्स में स्टूडेंट, डू आई नीड टू फॉलो एनी टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल? माय सजेशन इज अवॉइड इट, क्योंकि वो नॉइज है। क्योंकि टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल में क्या है स्टूडेंट, दे आर सेलिंग यू समथिंग। ऑफ कोर्स आई एम आल्सो सेलिंग माय कोर्स टू यू, बट हमारा रिलेशन और वहां पे चीजें अलग हो जाती हैं। होता क्या है, हम लोग ना 10 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं, 10 यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लेते हैं, हमें लगता है ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, अच्छे सब हैं, लेकिन हम कहां कंसिस्टेंट हो पाते हैं? सब ने नेटफ्लिक्स लेके रखा हुआ है, अमेजॉन प्राइम लेके रखा हुआ है, इतनी अच्छी अच्छी सीरीज है, देखी कहां है आज तक? क्योंकि हमें सबको लगता है हम सब कंटेंट कलेक्टर हैं, हम सब कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं। डोंट फॉलो एनी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल, नो नीड टू डू दैट। डू बुक्स, डू कोचिंग मटेरियल नोट्स, do read good books, involve with your faculty. After 1 year you need not to follow any telegram channel or youtube channel. वो सब और सब नॉइज है, आपको खुद पता चलने लगेगा स्टूडेंट कि हम किस बेस पर हैं। यस, देयर आर गुड यूट्यूब चैनल्स, गुड टेलीग्राम चैनल्स, इसमें ऐसा कोई शक नहीं कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे, अच्छा काम कर रहे हैं, बट इनिशियली at least for a period of 1 year I would recommend avoid any type of channel as such. And should I trust Sanskriti IAS for my GS preparation for 4th UPSC and all these things? So I would recommend a student, as far as the trust is concerned, one hallmark of our Sanskriti IAS is we've got a faculty centric program. हमने प्रोग्राम बनाकर फैकल्टी को अपॉइंट नहीं किया, फैकल्टी ने प्रोग्राम बनाकर स्टूडेंट पूरा जीएस प्रोग्राम तैयार किया हुआ है। सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माय फैकल्टीज। मैंने आप लोगों को एक जो हैंडआउट प्रोवाइड किया था, एक बहुत सिंपल सा एक हैंडआउट है जिसमें सारे टीचर्स के इंट्रोडक्शन है। मैं सारे टीचर्स का एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, A.K. Arun sir, he is going to teach Indian economy. Arun sir class is already going upstairs. ऊपर चल रही है सर की क्लास। Arun sir class is already going upstairs. जब वहां से बच्चे उतरेंगे ना, भी संस्कृति आईएएस के भी जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम वाले, उनसे पूछ लेना आप अरुण सर की क्लास कैसी होती है। जस्ट आस्क देम,
Got it? So he'll be going to take care of this area, economy. Ethics, Abhimanyu sir is going to take ethics. He's already having a very rich experience of 11 years. He'll be going to take care of ethics. Karuna ma'am is going to take care of geography and environment. A very popular teacher for geography and environment. In a very plain layman language, she'll be going to teach you geography. Madan sir is going to take care of IR and all. वो सब इन पूरे टॉपिक्स को हैंडल करेंगे. A very young, energetic faculty of ours. पूरा एक एकेडमिक प्लान उन्होंने बनाया. अभी उनकी एक ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं. रवि सर इज जस्ट गोइंग टू जॉइन अस. रवि सर मेरा वेट ही कर रहे हैं कि कब मैं उनको बुलाऊं. और रवि सर ने आज एक बड़ा अच्छा दिन डिसाइड किया है. रवि सर इज द ऑथर ऑफ TMH साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट इकोलॉजी, एंड ही इज जस्ट अबाउट टू कम. आने वाले हैं सर, और आप ही लोगों के बीच में, क्योंकि हमारी पहचान है स्टूडेंट से, आप ही लोगों के बीच में अपनी 3 नई बुक्स को वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अभी, TMH पब्लिकेशन की न्यू एडिशन. ही इज जस्ट अबाउट टू कम. सो रवि सर इज हैविंग 20 years of experience, and he'll be going to take care of science and technology. Shweta ma'am is going to take care of social issues and essay writing. Very renowned faculty of social justice, social issues. She'll be going to take care of it. Sanjeev sir is going to take care of ethics and integrity and aptitude. Although this topic will come later on, but once you are going to have more maturity, you'll definitely going to learn session with them. As far as I am concerned, मेरा चेहरा ठीक वैसे ही दिख रहा ना जैसा उसमें लिखा दिया हुआ है. हाँ. So I am going to take care of Indian polity. मैं आपकी इंडियन पॉलिटी की क्लास लूंगा स्टूडेंट. इंडियन पॉलिटी करंट अफेयर्स के सेशन लूंगा और आपके साथ मैं एंड तक इन्वॉल्व रहूंगा, क्योंकि जिम्मेदारी इस पूरे बैचेस की मेरे हाथ में है और आपकी मैगजीन की जिम्मेदारी भी मेरे हाथ में है. मैगजीन्स में आपको दिलवाता रहूंगा. मैंने आपका एक एडिटोरियल नोट भी दिया उसमें, ये मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा. तो संस्कृति IAS का एक बेंचमार्क है स्टूडेंट. इट्स नॉट समथिंग कि हम रातों रात खड़े हुए और आपके बीच में आ गए. हमारे टीचर्स, मेरे को लेकर, सारे टीचर्स को लेकर, सब 15-20 साल के टीचर्स, और एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट टीचर सही मिल जाए और नोट्स अच्छे मिल जाए और मेरा खुद का डेडिकेशन आ जाए तो मैं निकाल ले जाऊंगा और फिर देखूंगा कि एग्जाम में मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं. तो यहां पर ये सारे टॉपिक थे स्टूडेंट. आखिर में हाउ माई डाउट्स आर गोइंग टू गेट एड्रेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर डाउट्स आर गोइंग टू बी एड्रेस इन 2 वे. नंबर 1, ऑनलाइन स्टूडेंट जो रहते हैं उनके डाउट्स हम ऑनलाइन हैंडल कर लेते हैं. आपके डाउट्स में क्लास में लेक्चर के दौरान ही, ऑफ कोर्स हर टीचर का अलग अलग पैरामीटर होता है. फॉर एग्जांपल, व्हेनेवर आई टीच समथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फिनिश द टॉपिक, देन आई गिव 5 minutes ब्रेक टू आस्क क्वेश्चन. तो डाउट्स आपके लाइव ही हैंडल होंगे. डाउट्स आपके लाइव हैंडल होते चले जाएंगे. व्हेनेवर एनी डाउट, एंड more than a teacher, a faculty will work with you. He'll be going to prepare a roadmap with you, and slowly and steadily we will proceed ahead, student. And last but not the least, I have prepared a graph. I really love this graph to teach. There's a Dunning-Kruger effect. Psychology में एक effect होता है, Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger effect. वो Dunning-Kruger effect क्या होता है स्टूडेंट? जब कभी भी हम, जैसे अभी हम यहाँ पर हैं, हम जब कभी भी लाइफ में कुछ करना चालू करते हैं ना, तो शुरुआत में हमें बहुत सक्सेस मिलती है. तो हमें लगने लगता है कि अरे यार ये बड़ा आसान चीज है. फॉर एग्जांपल, जब साइकिल चलाना चालू करते हैं, गाड़ी चलाना चालू करते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो इनिशियली ने एकदम से सक्सेस मिलती है, विच इज नोन एज बिगिनर्स लक. जैसे बैटिंग करने आए, किसी ने बॉलिंग करी, आपने छक्का मार दिया और आपको लगने लगेगा ये तो बहुत आसान है. फिर धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि थिंग्स आर नॉट दैट इजी. इट हैपेंस विद एवरीवन. सो इनिशियली व्हाट विल हैपन स्टूडेंट, कि आप जब अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, यू विल रियलाइज कि इनिशियली आपको लगेगा सब इजी है. फिर जब काफी सारे टॉपिक इकट्ठे होने लगेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगेंगी और फिर एक तरीके का डिप्रेशन होने लगेगा. एंड इफ यू आर गोइंग टू बी कंसिस्टेंट एट दैट पर्टिकुलर स्टेट, वंस फर्स्ट फ्यू मंथ विल बी इजी फॉर यू, बट इफ यू आर गोइंग टू बी कंसिस्टेंट फॉर एटलीस्ट 15 months 18 months, देन रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी आउटस्टैंडिंग. तो इसलिए Dunning-Kruger इफेक्ट है. पहले लाइफ में कुछ चालू करते हैं, पहले लगता है कि अरे बहुत आसान है, सब कुछ हो जाएगा. फिर जब चीजें बिगड़ती तो आपको लगता है कि यार मेरे से कुछ नहीं हो सकता, और वहां पर अगर आप संभल गए और डिसिप्लिन होने लगे, देन यू विल मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी. तो आपके साथ भी यही होगा. आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, शुरुआत में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कभी एकदम खराब परफॉर्मेंस होगा, नीचे चले जाएंगे, उसमें अगर आप अपने आप को बनाए रखेंगे, देन योर परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी वेरी आउटस्टैंडिंग. सो दिस इज समथिंग आई हैव टू शेयर विथ यू स्टूडेंट, कि हमारा एक एकेडमिक प्रोग्राम किस तरीके से गो थ्रू होगा. I have also provided you fee structure and all these things, because these things are also very important.
एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ऑलवेज गो टू अवर काउंसलिंग ऑफिस, आप हमारे काउंसलिंग ऑफिस जाके बात कर सकते हैं, वो आपको और समझा देंगे इस विषय पर। क्लासेस मेरी 12 फरवरी से स्टार्ट होंगी। 12 फरवरी क्या है, वेडनेसडे होगा मेरे क्या, वेडनेसडे या थर्सडे। सो 12 फरवरी आई विल बी गोइंग टू स्टार्ट माई एकेडमिक सेशन, मैं अपना इंडियन पॉलिटी का सेशन स्टार्ट करूंगा। ऑल आवर फैकल्टीज आर फ्रॉम दिल्ली, वी आर नॉट हैविंग एनी पीपल ओवर हियर, लोकल पीपल ओवर हियर। फैकल्टीज विल कम फ्रॉम दिल्ली, हैव सेशन विथ यू, आपके साथ सेशंस करेंगे। टाइमिंग्स एंड ऑल दिस थिंग ये सब आपको बाद में पता चल जाएगा। और आपके व्हाट्सएप पर लगातार हम डेली आपको कुछ कंटेंट भेजेंगे पढ़ने के लिए, वो आप पढ़ते रहना। मैगजीन्स मिलेगी आपको, साथ ही साथ वील बी गोइंग टू हैव द एकेडमिक सेशन एंड ऑन 12th of February यू विल बी गोइंग टू हैव दीज बुक्स। एंड मैगजीन इज समथिंग, मैगजीन का मैंने इंश्योर किया, मैगजीन आप हमारे स्टूडेंट हो नहीं हो, मैगजीन आपको जब चाहिए आपके ले लेना आप, वेदर यू आर आवर स्टूडेंट और नॉट। इफ यू वांट टू रीड अवर मैगजीन, आप कभी भी आप हमारे ऑफिस आइए, हम आपको मैगजीन प्रोवाइड कर देंगे। एटलीस्ट फॉर कमिंग 1 year आपको मैगजीन हमेशा अवेलेबल रहेगी। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार रवि सर को बुला लो। रवि सर, सर एनी क्वेरी, कुछ पूछना हो? अभी रवि सर भी आने वाले, उनके साथ भी हम बात करेंगे, आप पूछिए प्लीज। यस, got it. First of all, as far as history and geography is concerned, you should go ahead with the 6th class NCERT itself. History and geography from basic nascent stage, 6th class. As far as economy and polity is concerned, you should start reading from the 9th class itself. So every NCERT need not to be read. For NCERT history and geography, you need to put your focus from class 6th itself. And for the polity, economy and all other topic, you should put your focus from class 9th itself. Economy, yes. Yes, Tamil Nadu NCERT is a very recommended thing, but let Tamil Nadu NCERT for your second stage of preparation. First of all, have a limitation of preparation, limited book, go for the NCERTs. And once you are comfortable with the bit of understanding of economy and history, then you can read the Tamil Nadu NCERT. They are very good, no doubt about that. But it should be into the second stage, not into the first stage. So what are the requirements of choosing optional subjects? What? Yes. Some aspirants say that choose which helps you in UPSC as well as state PCS examination. Okay, fine. Otherwise, some aspirants say that choosing high scoring subjects. High scoring subject, yes. And some of them said that choose which is your favorite subject. Absolutely. Let me answer for each and every one. The question is, which optional subject should I choose? My answer to this particular question is, it depends upon 3 things. Number 1, your interest is the topmost priority. First of all, don't copy everyone कि सब पॉल साइंस ले रहे हैं, सब सोशियोलॉजी ले रहे हैं, सब हिस्ट्री ले रहे हैं, तो मैं भी वही ले लेता हूँ। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्ट। लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्ट नीड टू बी आइडेंटिफाइड बाय यू। 15-20 दिन जो अच्छे ऑप्शनल्स हैं, 3-4 ऑप्शनल्स हैं, उनको पिक करो, उनके कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, एंड बेस्ड अपॉन दैट डेवलप योर इननेट क्वालिटीज कि मैं इन एरियाज में कंफर्टेबल हूँ। So once you are comfortable with those areas, then you should proceed ahead with it. So my suggestion is, have one very basic objective in your mind, and that basic objective is interest. Last 2 to 3 year result is study material availability. For example, anthropology is a very decent optional, but it depend upon कि उसमें study material कितना available है और साथ ही साथ उसमें आपका interest कितना है. So my suggestion is, first of all, identify 2 or 3 optional which can be your area of interest. Then identify at least good study material which is easily available, and then look into the result for the past at least 3 or 4 years, and based upon which you should proceed ahead. So I believe, jot down in 3 or 4 lines which are the optionals that I will work upon. Is it pol science? It is history? Is it anthropology? And don't have this false belief कि मैं ये ऑप्शनल पढ़ लूंगा तो जीएस में ज्यादा हेल्प करेगा. ये कई लोग करते हैं, ये मत करना, इसका कोई मतलब नहीं है. Because optional is a very specific ball game altogether, and it's having 500 marks. So please put your entire focus onto the area of interest, availability of study material, and of course last 2 to 3 year result. Please ask. NCERT is, look, there are 2 things. NCERT, always have it in your desk book, in your study table. Have a proper reading of the NCERT. But at the same time, most of the faculty who will teach, they will definitely going to help you out to read every part related to NCERTs.
So there are two things. You are starting on your own and you are starting at a later stage once you are comfortable with the faculty notes. So suggestion is go through the faculty understanding, then NCERT will make more sense to you. And NCERTs need to be referred very specifically because questions, agendas are always going to be very appropriate or directly from it. So my suggestion is टॉपिक जैसे जैसे होते चलेंगे टीचर्स के साथ इन्वॉल्व रहना और फिर उसके बाद आपकी एनसीईआरटी पढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी. दैट विल ऑलवेज हेल्प यू. प्लीज आस्क. सर सॉरी सर, बस 5 मिनट्स में स्टूडेंट्स आर आस्किंग क्वेरी सर, देन 5 more minutes सर. या एडिटोरियल्स, मैं दिस इज समथिंग आई विल बी गोइंग टू बी मोर स्पेसिफिक लेटर ऑन. वंस यू रीड एडिटोरियल, सो एडिटोरियल्स में एक काम करना, फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स. For example, India's GDP is about to increase 7.5% as per IMF. That's the fact. Then which all area are the area of concern for GDP? That's the area of argument. So editorials को दो तरीके से करना. On one side, write the important facts related to the topic, and the other side, write the important critical argument related to the topic. So if you are comfortable with the facts, comfortable with the argument, that's how your editorials will definitely going to fall through. Initially थोड़ा problem होगी. क्योंकि आपको पहला पॉइंट होगा सर ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, तो पहले उन एरिया आपको कि कुछ ऐसे एडिटोरियल होंगे जो शुरुआत में नहीं समझ में आएंगे, लेकिन कुछ तो ऐसे जरूर होंगे जिसमें थोड़ा बहुत समझ में आएगा. तो एडिटोरियल्स को नोट्स बनाने का तरीका है, एक तरफ फैक्ट्स रखना, एक तरफ आर्ग्यूमेंट्स रखना. फैक्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्ग्यूमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर मेंस पर्सपेक्टिव. फॉर एग्जांपल, इफ शशि थरूर इज राइटिंग एन आर्टिकल और एन एडिटोरियल रिलेटेड टू द फ्यूचर ऑफ इंडियाज रिपब्लिक, तो उसने जो कोर आर्ग्यूमेंट दिए हैं शशि थरूर सर ने, उस आर्ग्यूमेंट को अपने आंसर राइटिंग में यूज करना सीखो. सो यू हैव टू पुट योर फोकस ऑन आर्ग्यूमेंट. सो फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट यू हैव टू डिवाइड इट एंड देन यू शुड प्रोसीड इट. मैं बताता हूं. एडिटोरियल्स में करीबन 7-8 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होते हैं. शुरुआत में पुट योर एंटायर फोकस ऑन टू द कोर टॉपिक. कोर टॉपिक मींस इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी, इकोनॉमी टॉपिक. जैसे जैसे क्लासेस करोगे, जैसे जैसे और मैच्योरिटी आएगी, जैसे जैसे और प्रिपरेशन करोगे, देन सडनली द गवर्नेंस टॉपिक, इकोलॉजी टॉपिक, एनवायरनमेंट टॉपिक विल मेक मोर सेंस टू यू. एडिटोरियल्स का कंसिस्टेंट पढ़ते रहोगे तो एडिटोरियल्स का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे 12 एडिटोरियल इकट्ठे पढ़ने हैं. नोट्स ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 एडिटोरियल्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, दैट्स इट. Need not to be 12 editorial, only 2 to 3 editorials. And definitely once we will proceed ahead, we will definitely going to have more discussion onto it. Any other question, student? Any other question you want to? Yes, beta, please ask. I firmly believe is start with the Hindu. For Hindi medium, if you want to start with the Hindi medium, then I will suggest कि जो दैनिक जागरण का संपादकी आता है, राष्ट्रीय संस्करण आता है संपादकी, वो बहुत बेहतर है. तो एडिटोरियल्स आप वहां से पढ़ लो. So the Hindu or Indian Express, and if you are from Hindi, then you can go for the संपादकी, राष्ट्रीय संस्करण, दैनिक जागरण. Anything else? और कुछ पूछना है? हाँ प्लीज पूछिए. I have already answered it. आपका क्वेश्चन है why संस्कृति है. Yes, if you are preparing for UPSC and UPPC. हाँ, there are so many institute. Why our institute? What is so special about you? आप में ऐसा स्पेशल क्या है? सिंपल सी बात है. नंबर 1, we are not one of those institute कि यहाँ पे पहले सारा स्टडी मटेरियल बन गया, फिर टीचर हमने इन्वॉल्व कर लिए. हमारे टीचर खुद स्टडी मटेरियल में इन्वॉल्व रहे. एंड एट द सेम टाइम we've got a team which is having cumulative experience of decades of experience, and we've got a 15-16 month road map. और उस रोड मैप में हम ये कोशिश करेंगे कि हम हमेशा आपके साथ 10-10 दिन के रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट की प्लानिंग के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करें. एंड वन मोर थिंग, as far as the academics are concerned, academics are going to be top notch as you can. We are claiming that if you are going to do classes with us, even after 50 days, if you are not comfortable, then you can always take back your admission. I guess none of the institute is providing this guarantee. So there is a hallmark related to our benchmark of academics, and I do believe we will do justification. देखो एक चीज याद रखो यार, हमें भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. हमें भी तो आपको पढ़ाना है, हमें भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और अगर हम सिंसियर नहीं होंगे तो हम अपने आप को कैसे स्टेब्लिश करेंगे, हम कैसे रिजल्ट ला के देंगे. और आप जानते हैं हमारी पहचान स्टूडेंट से. आपके रिजल्ट आएंगे तो फिर मेरा घर परिवार भी और समृद्ध होगा. So one very important point is we are going to be very much dedicated. Therefore we have told you, do classes with us. If you are not comfortable, then you can always go back. No issues with that.
So therefore that's what our USP is all about. Any other question, anything that you want to ask? अच्छा, do one thing. I'm waiting upstairs. मैं ऊपर वेट कर सकता हूँ बच्चों से मिलने के लिए. So I'll wait upstairs. अगर आप किसी को कुछ ऐसे स्पेशली मुझसे पूछना हो तो क्लास के बाद आके पूछ लेना. अभी मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज रवि सर के साथ एक बार इंटरेक्शन करो. एंड सर प्लीज, रवि सर काफी देर से वेट कर रहे हैं मेरा. एंड ही इज बीन अ फिनोमिनल टीचर स्टूडेंट. 20 years of experience, written so many different books, especially related to technology and environment and ecology. So हमने रवि सर से बोला, सर आज आपको सेशन लेना है, तो बोलते सेशन नहीं लेंगे, आज बच्चों के बीच में हम बुक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे. सर प्लीज कम सर.